बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी तक का ये टॉपिक लिटिल अंडर वैल्यूड टॉपिक है। ये टॉपिक पर ज्यादा क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है। सो ये किस दिन एक्टिवेट हो जाएगा यू डोंट नो। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अगर हम चार्ट देखें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चार्ट में अगर आपको दिखाऊं, है क्या मेरे पास पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चार्ट कुठे आहे माझ्याकडे? आई एम सो सॉरी। तो अभी नहीं है मेरे पास, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज नो। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये जो टॉपिक है ये अभी तक अंडर वैल्यूड और लिटिल अंडररेटेड टॉपिक है, बट व्हेन इट विल बिकम more active we don't know, and it has got a capability of being asked as 10 marks question also. So please write down the heading bills of exchange. Are we ready? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, ये जो टॉपिक है एकदम इंटरेस्टिंग और सिंपल है। ये टॉपिक मैं अभी क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे बिफोर आई गो फर्दर टू एनी अदर टॉपिक, इससे जर्नल एंट्री आपकी परफेक्ट करा देंगे। तो ये टॉपिक किस लिए करना है, इंस्टीट्यूट ने टॉपिक क्यों डाला है? फॉर योर जर्नल एंट्री स्ट्रेंथनिंग। अब तुमको एक खतरनाक बात बता दो, ये टॉपिक रियल लाइफ में अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं आपको बीआरएस सिखाता हूं, ये रियल लाइफ का है। जैसे मैंने आपको फाइनल अकाउंट सिखाया, ये रियल लाइफ से रिलेटेड है। इन्वेंट्री टॉपिक रियल लाइफ से रिलेटेड है, राइट? और कौन से टॉपिक हुए अपने, कौन सा? एनपीओ। इट कैन ऑल्सो बी सेड कि रियल लाइफ में आपको देखने को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम की चीज आपको रियल लाइफ में एज इट इज, जैसा हम पढ़ा रहे हैं वैसा नहीं देखने को मिलेगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी आर स्टडिंग इट। इज दैट ओके? सो लेट मी एक्सप्लेन यू फ्यू ऑफ द थिंग्स। फर्स्ट वन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पहली चीज आपको ये समझना है, इट इज कवर्ड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इट इज कवर्ड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सो राइट डाउन, इट इज कवर्ड बाय negotiable इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है? बोई, अब इसको मैं प्यार से क्या बोलता हूं बेटा? बोई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एग्रीड? बोई, इट हैज गॉट टू थिंग्स इनटू इट। इसको कैसे पढ़ेंगे? कैन यू प्लीज कम डाउन टू फर्स्ट पेज नंबर? कौन सा है भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक का पेज? 10.2 है बस, तो फिर क्या है, आ जाओ फिर 10.2 पर। इस चीज में हम एक्चुअली बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी टू थिंग्स। ओके, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी टू थिंग्स। वन इज BOI, bills of exchange, and the other one is called as promissory note. We have got BOI, bills of exchange, and the other one is what? Promissory note. All right. अब ध्यान से सुनो, ये चैप्टर के और दो हिस्से हो सकते हैं। तो मैं इस चैप्टर के रफ में कर रहा हूं, और दो हिस्से हो सकते हैं। एक को नाम देंगे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट? और दूसरा हम लिखेंगे एकोमोडेशन ऑफ बिल। एकोमोडेशन ऑफ बिल, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, बट आपको ध्यान में रखना है कि ये चैप्टर इन दो हिस्सों में भी डिवाइड हो सकता है, बट ये हम आगे बात करेंगे, अभी नहीं। तो अभी के लिए आपको चैप्टर में कितने हैं? दो हिस्से, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली देर आर थ्री पार्टीज। देर आर हाउ मेनी पार्टीज? थ्री पार्टीज। वन इज कॉल्ड एज ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई, ठीक है? प्रॉमिसरी नोट में देर आर ओनली टू पार्टीज। वन इज promisor and promisee.
प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। हैव यू अंडरस्टूड? तो कितने पार्टीज है इसमें? 3, ठीक है। और दूसरे वाले केस में कितने हैं? प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। शैल आई टेक इट टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ? वेरी स्लो एंड स्टडीली विल मूव अहेड नाउ। अब जरा ध्यान से सुनो, मुझे एक बात बताओ, पहले तुम क्या बनते हो? वैलेंटाइन डे नजदीक आ रहा है, देखते तुमको समझ में आता है क्या? आएगा क्या समझ में? पहले एक लड़का और लड़की क्या बनते हैं? दोस्त। तो तुम क्या बोलते हो? शी इज माई फ्रेंड एंड शी सेज ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, और फ्रेंड। फ्रेंड के बाद में क्या बनते हैं? अच्छा, फिर इन रिलेशनशिप। ओके, आई एम ऑल्सो नाउ इम्प्रूविंग। फिर लव बर्ड्स। जो ऐसा नहीं रहता है, वो दूसरे के एंगल से लव बर्ड्स, वो एक दूसरे को क्या बोलते हैं। फिर सपोज मान लो हर चीज सही चली तो फिर क्या होगा? फियॉन्से। फिर जो नहीं होना चाहिए वो क्या बोल देते थे अपन की, ये माझा नवरा आणि ही माझी नवरी, है ना। सो देन इट बिकम्स व्हाट? हस्बैंड एंड वाइफ। अबे मैं तुमको जो सिखा रहा हूं ना, अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही सिखा रहा हूं, बट उस भाषा में सिखा रहा हूं जो भाषा तुमको समझ में आती है। तो जैसे एक ही व्यक्ति अपना रोल चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तुमको दिखने में ड्रॉवर ड्रॉवी दिख रहा है, कुछ नहीं, आदमी वही है पुराना वाला। कौन सा? डेटर। कौन सा? डेटर, क्रेडिटर। तो मैं अभी आपको इसको स्टोरी के नाम से बताता हूं कि कौन क्या व्यक्ति नाम बनता है। तो जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एक स्टोरी सुनी, तो वैसे ही एक आदमी होता है जिसका नाम होता है सेलर। ओके, इसको क्या बोलेंगे? सेलर। और एक आदमी होता है जिसका नाम क्या होता है? बायर। तो पहले ये सेलर और बायर बनते हैं, फिर सेलर माल बेच देता उधार में, एग्रीड। तो सेलर बन जाता है वही आदमी को, और एक नाम बन जाता है क्रेडिटर, उधार में बेचा इसलिए। और ये आदमी बन जाता है डेटर, क्योंकि इस आदमी को पैसे देने हैं और इस आदमी को पैसे आने। क्रेडिटर जब डेटर के ऊपर बिल निकालता है तो ये बन जाता है ड्रॉवर। अब बिल निकालने का मतलब क्या समझाता हूं, और ये बन जाता है ड्रॉवी। कई बार ये ड्रॉवी पर बिल निकालते हो उसको बोलता है कि तू पेमेंट मुझे मत देइयो, राइट, पेमेंट किसी और को देना। और उसके अंदर और एक नाम बन गया, इसका नाम मैं लिखूंगा पेई। कंफ्यूज्ड? सो लेट मी एक्सप्लेन यू नाउ बाय वन सिंपल स्टेप। पहले जब आदमी माल बेचता है तो वो कौन बनता है? सेलर। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। और वही आदमी जिसको माल बेचता है उसका नाम क्या होता है? बायर। किसी कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगर ये माल उधार में बेचा, इफ द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, देन क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या आप मानते हो क्या, ये व्यक्ति जो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन में, ये व्यक्ति जो है ये कौन बन जाता है? क्रेडिटर। और ये व्यक्ति कौन बन जाता है? डेटर। से यस। सो दिस पर्सन इज क्रेडिटर एंड दिस पर्सन इज डेटर। थम्स अप। Then next going ahead, there is a next person called as drawer and the next person is called as drawee. So there are two people, drawer and drawee. Now what is the drawer? तो देखो, पुराने जमाने में जाओ, आज के तारीख की बात नहीं कर रहा हूं, पुराने जमाने में बहुत पुराना टॉपिक है। तो उस जमाने में जब माल उधार में बेचा जाता था तो आदमी को भरोसा नहीं रहता था कि सामने वाला आदमी पैसा देगा कि नहीं देगा। तो ऐसे तुमने वर्ड सुने होंगे, या बचपन में भी तुम खेलते खेलते ऐसा लिख कर दूं क्या, तो लिख कर दूं क्या ऐसा सुना क्या नहीं? तो अपनी साइन के साथ लिख कर दूं क्या, स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं क्या, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसकी एक वैलिडिटी है। तो जब आप कोई आदमी ऐसा लिख कर दे देता है कि भाई मैंने तेरे को माल बेचा है और तू मुझे पैसे देने वाला है, स्वीकार कर और साइन कर दे, स्वीकार कर और साइन कर दे, तो उसको बोलते हैं बिल इज ड्रॉन ऑन डेटर। तो क्रेडिटर डेटर पर बिल निकालता है। बिल निकालने का मतलब क्या? सिंपल भाषा में क्या करेगा? लिख कर देने का है कि भाई तू मुझे पैसा देने वाला 3 महीने बाद, क्योंकि मैंने तेरे को माल बेचा। से यस। इसको कहते हैं क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बोला हाँ। अगर आप इसका एक फॉर्मेट देखना चाहते हो तो देखो, प्लीज कम डाउन टू द पेज नंबर 3। इसमें मैं पढ़ा कर देता हूं, जो मैंने बताया वही है क्या? पेज नंबर 3 पर क्या बोला जा रहा है? देखो, स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, ये स्पेसिमेन जो है, ये फॉर्मेट फिर गवर्नमेंट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत इसको यूनिफॉर्म करने की कोशिश की। तो ये फॉर्मेट है, हालांकि मैंने आपको बताया कि ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल है ही नहीं। सो रियल लाइफ में देखो, ये एप्लीकेबल है ही नहीं। देख लीजिए, इधर नाम लिखा दिल्ली, जगह का नाम, और जून 19, 2018। मतलब ये जो बिल ड्रॉ कर रहा है वो अपनी जगह का नाम और डेट लिख रहा है। जिस पर बिल निकाला जा रहा है उसका नाम लिखा जा रहा है
टू किसका? मोहन, मिस्टर मोहन। मोहन ये जो है ये डेटर है, इसके ऊपर बिल निकाला गया है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर एक्सेप्टेड, साइंड बिलो, एक्सेप्टेड, कौन साइन करेगा? मोहन एक्सेप्ट करेगा। मोहन को ये बंदा, क्या नाम? सोहन। सोहन मोहन को बोल रहा है कि मैंने तुझे माल बेचा, स्वीकार कर कि तू मुझे 20,000 रुपए देने वाला है आज के 3 महीने बाद। तो ये कैसे लिखेगा? देखो ऐसे लिखेगा क्या? 3 months आफ्टर पे टू मेसर्स रामलाल एंड सन्स, ये मैं बताता हूं इसका मीनिंग क्या है। और ऑर्डर अ सम ऑफ ₹20,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। वैल्यू रिसीव्ड मतलब माल जो बेचा उसके लिए 3 महीने बाद आप रामलाल जी को कितने रुपए दोगे? दोगे 20,000 रुपए। से यस, एग्रीड? हे राजा बाबू, जिसको यह संबोधित किया गया है, जिसको यह लिखा गया है, ही इज कॉल्ड एज ड्रॉवी। जो ये निकाल रहा है उसका नाम है ड्रॉअर। तो हम जब लेटर लिखते तो हम क्या लिखते? टू ना। तो जिसको लेटर लिखा, तो ये लेटर किसको लिखा? मोहन जी को। तो मोहन जी कौन है? ड्रॉवी। और ये देखो एक्सेप्टेड भी वही बोल रहा है ना कि मैं स्वीकार कर रहा हूं। और बेटा जी इधर ये जो भेज रहा है वो कौन है? ड्रॉअर। तो क्या आपने ये हाईलाइट किया? ये ड्रॉवर है और ये ड्रॉवी है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ना। मेरे बैंक में पैसे है, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? नहीं है। आई हैव गॉट मनी एट माई बैंक। अच्छा, मैं आनंद भांगड़िया हूं, बैंक भी एक पर्सनल अकाउंट है, मैं भी एक पर्सनल अकाउंट हूं। से यस और नो? बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है और मैं कौन हूं? मैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जब मैं आईसीआईसीआई बैंक का एक चेक लिखता हूं तो मैं किसका नाम लिखूं? बताओ तुम में से किसका नाम लिखूं? किसका नाम लिखूं? तुम में से किसका नाम लिखूं? किसी का नाम नहीं चाहिए। सपोज मैं अभी इस बंदे का नाम लिखूं, क्या नाम है रे तेरा? हाँ, सौरभ। ए संतोष, मैंने कभी तेरे को चेक दिया है क्या? चुप रहे, दिया है ना एक बार? हाँ, तो मैं अगर संतोष का नाम लिख कर दूं तो पैसा किसको मिलेगा? अच्छा, मैं हूं ड्रॉवर, बैंक है ड्रॉवी, बैंक है ड्रॉवी, और मैं ड्रॉवी को बोल रहा हूं पैसा आनंद को मत दे, पैसा दे संतोष को। वो कौन है? पेई। तुम मानोगे नहीं, चेक इज ऑल्सो कवर्ड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सो मैं हुआ ड्रॉवर क्योंकि मैं चेक ड्रॉ कर रहा हूं। किसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं? आईसीआईसीआई बैंक पर। और बैंक को बोल रहा हूं कि भाई तू किसको पेमेंट कर? उस आदमी को पेमेंट कर। तो उसमें भी देखो डेट रहता है कि नहीं रहता है। और उसके बाद में नीचे मैं साइन कर देता हूं कि आप इसको पेमेंट करो, यस और नो। सो हैव यू अंडरस्टूड? मुझे बताओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती है? 3। कई बार ड्रॉवर और पेई एक ही व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि पैसा जरूरी नहीं मैं हर बार किसी और को ही दूंगा। कई बार पैसा चेक देकर मैं खुद के लिए निकाल सकता हूं। तो तुमने वर्ड सुना होगा, पापा निकालते हैं सेल्फ चेक। तो उसमें हम नाम क्या लिखते हैं? टू सेल्फ। तो फिर हम साइन कर देते, मतलब उसमें ड्रॉवर और पेई एक ही व्यक्ति है। से यस? तो अभी हम पहले थोड़ी देर में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन लोग होते हैं। पहला कौन होता है? सेलर। वही व्यक्ति यहां पर क्या बन जाता है? बायर। उसी को नाम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। इधर क्या बन जाता है? डेटर। ये क्या होता है? ड्रॉवर। ये क्या बन जाता है? ड्रॉवी। ड्रॉवर ड्रॉवी पर बिल निकालता है और ड्रॉवी उसके ऊपर स्टैंप लगाकर बोलता है एक्सेप्टेड, कि मैं पैसा दे दूंगा, तुमसे वैल्यू मिली है 3 महीने बाद। और ऐसा भी हो सकता है कि ड्रॉवर ड्रॉवी को कहे पैसा मुझे मत दे, किसको दे? पेई को। अपने जो आप देख रहे हो फॉर्मेट, उसमें किसको पैसा देना है? रामलाल। तो रामलाल कौन बना? पेई। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ए बाबू, कितने लोग होते हैं? वो वैलेंटाइन डे वाली स्टोरी याद है क्या? वैसे एक ही व्यक्ति है, उसके नाम चेंज हो रहे हैं। तो पहला था सेलर, बायर, क्रेडिटर, डेटर, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई। हैप्पी? चलो लिख कर लो ये। क्या हो पिल्लो? ऊपर वाला भी लिखने का है? जल्दी लिख फिर, गाउटिया बैठा कहीं को था।
अगर हो जाए तो बता देना, नीचे ले। अगर वन लाइन क्वेश्चन है कि हु ड्रॉज बिल ऑन होम, सो क्रेडिटर ड्रॉज अ बिल ऑन डेटर, या ड्रॉवर ड्रॉज अ बिल ऑन ड्रॉवी, and who is what I can say, whom the payment is made, the payment can be made to a third party called as payee. Agreed? Yes. अब कुछ खास बात है, ये यहां तक हो जाए तो बता देना, हो गया? अब कुछ खास बात है, सिर्फ ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं। अगर एक ढासू क्वेश्चन आया तो सेलर और पेई में क्या रिलेशन है? सेलर और पेई में क्या रिलेशन है? तो सेलर क्या बना? डेटर, और पेई क्या बना? क्रेडिटर। क्योंकि सेलर मतलब ये वाला व्यक्ति इसको पेमेंट कर रहा है ना, तो इसको पेमेंट कर रहा है तो कौन सा रिलेशन बन रहा है? एक बन रहा है सेलर, जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? डेटर, और वो क्या बन रहा है? क्रेडिटर। बहुत ही ढासू क्वेश्चन आया तो वन लाइन में। समटाइम्स दे विल आस्क व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रॉवर एंड ड्रॉवी, whether it is debtor and creditor or creditor and debtor, so you should say creditor and debtor, ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में। ड्रॉवर को पैसा आना है इसलिए वो कौन है? क्रेडिटर। इसने बायर ने पैसा देना है इसलिए वो कौन है? डेटर। बट व्हाट समटाइम्स दे विल आस्क उल्टा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पेई एंड सेलर, मतलब सेलर एंड पेई। तो हमको बोलना सेलर और पेई में क्या रिलेशनशिप, या ड्रॉवर और पेई में क्या रिलेशनशिप है? सो ड्रॉवर इज डेटर, पेई इज क्रेडिटर, क्योंकि ड्रॉवर उसको पैसा दे रहा है ना। से यस और नो? यस। सो बेटा जी अभी एक मोटा मोटी बात करते, मुझे बताओ एक्चुअली हो क्या रहा है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर बिल निकाल रहा है क्या? आर वी रेडी? ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति दूसरे पर बिल निकाल रहा है, तो आप ऐसा विजुअलाइज करो कि आप जो दो दो लोग बैठे हुए हो, वो विजुअलाइज करो कि तुम में से एक कोई क्रेडिटर है और एक कोई डेटर है। तो जो क्रेडिटर है वो उसको दूसरे वाले व्यक्ति को एक पेपर पर लिख कर दे रहा है कि भाई आज के 3 महीने बाद तू मुझे पैसे देगा, ये स्वीकार कर, क्योंकि मैंने तेरे को गुड्स बेचे है या मैंने तेरे को कोई वैल्यू दी है। वो सामने वाला बंदा जो साइन कर देगा, साइन करने के बाद में वो जो दस्तावेज है, वो जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट बन जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऑफ कोर्स उस पर स्टैम्प पेपर भी लगा रहता है। तो उसको गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के अंदर हम लेके जाते हैं, क्योंकि आगे जाकर अगर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ तो उस केस में आपको क्या बोलते हैं उसको, देयर कैन बी मेनी प्रोविजंस अगेंस्ट यू विच विल प्ले द रोल। हैव यू ऑल अंडरस्टूड कि ये चल क्या रहा है? एक आदमी दूसरे आदमी को बस लिख कर दे रहा है कि मैं तुझे पैसा दूंगा 3 महीने बाद। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कुछ एक खास प्रोविजन है, जिसके तहत आज तारीख मान लो 15/6/2019, और मैं बोल रहा हूं 3 महीने बाद, 3 months लेटर, राइट, 3 months लेटर पे। सो बेटा जी 15/6/2019 में अगर 6 में मैं 3 महीने ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 15/9। सो 15/9/2019 इस दिन को पेमेंट करना था, 15/9/2019 को पेमेंट करना था। बट बिकॉज दिस स्टैंडर्ड और दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रोवाइड्स 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड, so then the terminology becomes 18/9/19 as maturity date। देखो जिनको समझ में नहीं आया मैं समझाता हूं। देखो एक व्यक्ति ने बिल ड्रॉ किया, एग्रीड, इस तारीख को ड्रॉ किया, मतलब वो डेट लिखी हुई थी। अब ये बिल ड्रॉ किया और उसके बाद में उसकी ड्यू डेट आ रही थी 15/9/2019। क्यों? क्योंकि टेन्योर ऑफ बिल कितना था? 3 months लेटर। सो हमने 3 महीने ऐड करने का सिंपल तरीका क्या है? अब जैसे छठा महीना चल रहा है उसमें 3 महीने और ऐड कर दो। सो हाउ इट वुड बी 9 months, सो इट विल बिकम 15/9/2019। इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आपको कितने दिन और ऐड करने पड़ते? 3 दिन ऑफ ग्रेस। तुम्हारे को नहीं होते थे क्या ग्रेस मार्क्स? सो ये भाई रूल है, ये करना ही पड़ेगा आपको। 3 दिन किसके ऐड करने पड़ेंगे? ग्रेस डेज। तो आपको कौन सी डेट मिल जाएगी? मैच्योरिटी डेट। से यस। सो बेटा जी इसको मैं बोलूंगा डेट ऑफ बिल, इसको मैं बोलूंगा डेट ऑफ बिल, एग्रीड, और इसको मैं बोलूंगा मैच्योरिटी डेट।
और इसको बोलूंगा मैं टेन्योर ऑफ बिल। घाई मत करो, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, टेन्योर ऑफ बिल। ओ सॉरी, डेट ऑफ बिल, मैं घाई क्यों कर रहा हूं, डेट ऑफ बिल, ये आएगा टेन्योर ऑफ बिल। ये 15(9) को भी कुछ बोलते हैं, बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए उसमें नहीं जा रहा हूं। और एक ये क्या आया, मैच्योरिटी डेट, डेट ऑफ मैच्योरिटी भी बोल सकते हैं। एग्रीड? अच्छा, अगर आप यहां पर देखोगे तो मुझे देखकर बताओ डेट ऑफ बिल कौन सी डेट है, डेट ऑफ बिल कौन सी डेट है, 19/9/2018। अभी एक्सेप्टेड की डेट में लिख रहा हूं 22 जून 2018। बेटा ये तुम्हें पता है कि डेट ऑफ मैच्योरिटी नहीं गधेड़े, ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है। आज बिल में यहां से पोस्ट में डालूंगा तो आपको मिलेगा 3 दिन बाद, आप उसको साइन कर कर दोबारा मेरे पास भेजोगे। सो ये हुआ डेट ऑफ बिल, बोलना पिल्लिया। और ये क्या है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अच्छा, इस डेट ऑफ एक्सेप्टेंस को और एक नाम बोलते हैं, डेट ऑफ साइट। नहीं कहा, साइट मतलब कब बिल को देखा, ड्रॉवी ने कब बिल को देखा, डेट ऑफ साइट। अब तुम्हें पता है टेन्योर ऑफ बिल कैसे दिया जाता है, टेन्योर ऑफ बिल ऐसे दिया जाता है 3 months लेटर। ऐसा कुछ भी नहीं बोला तो आप हमेशा कौन सी डेट लोगे, डेट ऑफ बिल। बट अगर मान लो ऐसा बोला 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ, फ्रॉम द डेट ऑफ साइट या फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, तो अब आपका पूरा का पूरा गेम चेंज। मुझे बताओ डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कौन सी डेट थी, आवाज नहीं आ रही है, 22 जून लिखा था ना भाई, वो 15 जून था ना भाई, नहीं 15 नहीं, ये 19 जून था, ये सॉरी 19 जून, और इधर भी आ जाएगा 19 जून और 19 सितंबर। 19 सितंबर के बाद में 3 दिन और ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 19 में 3 दिन और किए, 22 सितंबर आ रहा है क्या। ओ भाई ये समझ में आया कि मेरे को डेट थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मेरे को लगा कि वो 15 जून है, बट इट वाज हाउ मच, 19 जून। देख लो डेट ऑफ द बिल तुम्हारे इसमें 19 जून है क्या, तो 19 जून से 3 महीने ऐड किए। मत बताओ कुछ, मैं कर लूंगा खुद के खुद। 19 जून से 19 सितंबर हो गया, हो गया नहीं रे भाऊ, उसमें और कितने दिन ऐड कर दिए, 3 दिन ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 22 नवंबर, 22/9 हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये कब था कि जब आपने डेट ऑफ बिल से लिया, बट अगर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ये है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, सो ये है 22 जून 2019 से यस। मैं बताऊं क्या आपको अभी अगली बार, 22 जून 2019 से लेकर 22 सितंबर तक, ये 22 सितंबर 2019 तक, ये मैच्योरिटी डेट नहीं है, ये 3 महीने का पीरियड ऐड किया, और उसके आगे आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, ग्रेस डेज। तो कितना आ जाएगा, 25 सितंबर 2019। ये कब करेंगे ऐसा, देखो एट द एंड ऑफ द डेट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बोलेगा कि तुमको डेट ऑफ बिल से लेना है तो डेट ऑफ बिल से लेना है, बट सामने वाला आदमी बोलेगा डेट ऑफ बिल से नहीं भाई, जिस दिन मेरे को पता चला उस दिन के आगे मैं 3 महीना पकड़ूंगा। सो इट इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो आपको एक्सेप्टेंस के आगे 3 महीने काउंट करने पड़ेंगे, और उसके आगे कितने दिन ऐड करने पड़ेंगे, 3 दिन। देखो बेटा मुझे आगे मत जाने देना अगर ये पॉइंट नहीं समझाए तो। किसी को क्वेरी, सो क्वेरी है क्या किसी को, टेन्योर ऑफ द बिल समझ में आ रहा है कैसे बोलते हैं, टेन्योर ऑफ द बिल ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से होता है। कोई बोलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द बिल, और कुछ नहीं बोला तो डेट ऑफ द बिल से, डेट ऑफ द बिल से 3 महीने आगे जाने का, मतलब जो भी टेन्योर बोलेंगे 3 महीने आगे जाने का, जो डेट आएगी उसमें कितने दिन ऐड कर देने का, 3 दिन, वो डेट ऑफ मैच्योरिटी। बट अगर कभी कोई बोले कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से करो 3 महीने, सो डेट ऑफ बिल को इग्नोर करना। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यू फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 3 months, एंड ऐड हाउ मेनी डेज, 3 days ऑफ ग्रेस। से यस, एंड विद दिस you will be able to calculate what, maturity date. ठीक, all right, so ये लिख कर ले लीजिए। अच्छा मैं तुमको अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम में डालने वाला हूं, तुमको मालूम है ना, मैं पहले प्रॉब्लम में डालता हूं फिर निकाल लेता हूं, तो तुम करोगे ना ऐसा जैसे मैं बोलूंगा ऐसा, देखते कितने लोग करते हैं।
ओके पिल्ले, ऑलराइट, सो लेट्स गो अहेड। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? अब सुनिए, अगर मैच्योरिटी डेट संडे रहा, हॉलिडे रहा, गांधी जयंती, क्रिसमस, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, ऐसे अगर पब्लिक हॉलिडे रहा मैच्योरिटी डेट, तो उस दिन तो पेमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर शॉप्स वगैरह या कमर्शियल ऑफिसेस बंद रहेंगे, तो उस केस में आपकी मैच्योरिटी डेट प्रीपोन हो जाती है बाय 1 डे। Shall I repeat again? If suppose the date is public holiday, which is known from the earlier date only, in that case, you prepone your maturity date. I repeat the word, prepone your maturity date by 1 day. So let's understand, अगर मान लो 25 सितंबर, 25 सितंबर is public holiday, let's assume Sunday. संडे अगर रहा तो आप एक दिन पहले मैच्योरिटी डेट कौन सी बोलोगे? 24/9/2019। डू ऑल अप्रिशिएट? ओके, अब आपको रिसेंट पास्ट में ऐसा याद आता है क्या कि आपको ऑल ऑफ सडन हॉलिडे मिला था? जैसे पुणे में जब आप आए थे तो बहुत बारिश हो रही थी, आपके इसमें ही हो रही थी ना? अच्छा कोई नहीं, इंटरमीडिएट की बैच में जब बच्चे आए थे तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, बहुत धमाकेदार बारिश हो रही थी, और उस बारिश के वजह से पुणे के कलेक्टर ने छुट्टी डिक्लेयर की थी। क्यों छुट्टी डिक्लेयर की थी? क्योंकि बेटा कुछ 1-2 जगह की वॉल्स ब्रीच हो गई थी, जिससे पानी कई जगह पे बह गया था। नाले नहीं होते कि जहां पर वॉल्स होती है प्रोटेक्टिव वॉल, वो ब्रीच हो गई और जिसकी वजह से पानी बहुत बह गया। तो कलेक्टर ने जो छुट्टी दी उसको क्या बोलते हैं? सडन हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे। इमरजेंसी हॉलीडे कैन बी बिकॉज ऑफ राइट्स, कैन बी बिकॉज ऑफ एपिडेमिक्स, कैन बी बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ अ नेशनल पर्सन, और फॉर वॉट एवर रीजन। तो जब नेशनल हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे ऑल ऑफ सडन डिक्लेयर हो जाता है, in that case your due date will be next date, not preceding. It will be next date. Preceding मतलब पहले की डेट, succeeding मतलब next date. Say yes. तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, बताओ क्या? वेरी गुड। सो अगर पब्लिक हॉलीडे रहा तो प्रिसीडिंग डेट, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे रहा तो नेक्स्ट डेट। Agreed? So can we write down if maturity date, if maturity date is public holiday, if maturity date is public holiday, if maturity date is public holiday, फिर क्या करेंगे? then take preceding date या previous date बोलूं, easy, previous date as maturity date. For example, if maturity date is 2nd October 2020, then maturity date will be 1/10/2020. बरोबर है? क्या हुआ? 1 अक्टूबर को संडे रहा तो सोचिए, बताओ 1 अक्टूबर को संडे रहा तो वापिस एक दिन पीछे आ जाएगा। और अब तो बोल उस दिन इमरजेंसी हॉलीडे रहा तो नहीं हो सकता है ना? सपोज एक दिन ऐसा हुआ कि तुम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, उसके पहले संडे, और उसके पहले ऑल ऑफ सडन इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, तो हाँ, मतलब ऐसे गधेड़े के जैसे नहीं बोलने का कि पीछे जाओ। और पीछे कैसे जाएंगे? अभी आज इस दिन पर आ गया हूं तो पीछे कैसे जा सकता हूं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इमरजेंसी हॉलीडे आया तो मैंने सिखाया कि आपको कौन सा डे लेना पड़ता है? अगला दिन। तो क्या करोगे? 1-2 मतलब पब्लिक हॉलीडे छोड़ने के बाद। तो आपका तारीख क्या है? 3 अक्टूबर। ठीक है, ऑलराइट। तो कॉमन सेंस लगाकर करने का। चलो अभी नेक्स्ट, इफ मैच्योरिटी डेट is
emergency holiday, then take succeeding date सक्सीडिंग की स्पेलिंग क्या है बे? ठीक है, तुम लिख दो टेक नेक्स्ट डेट एज मैच्योरिटी डेट। जब इजी तरीका हो तो मैं कॉम्प्लिकेटेड तरीका क्यों यूज करूं? सिंपल भाषा। देन टेक विच डेट? नेक्स्ट डेट एज मैच्योरिटी डेट। फॉर एग्जाम्पल इफ मैच्योरिटी डेट is 10-10-20, but it is an emergency holiday. It is an emergency holiday. Maturity date will be what? 11-10-20. समझे? Yes. Have you understood, पिल्लू? Okay. Now can I proceed next step? तो यहां तक मैंने आपको यह समझाया कि बेटा जी पहले हम मैच्योरिटी डेट कैसे निकालते हैं। तो दो ही कॉन्सेप्ट समझाया, 3 दिन ऐड होते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये समझाया कि उसके अंदर क्या करते हैं हम, क्या नाम बोलते हैं, 3 दिन ऐड करते हैं। ये तो ग्रेस डेज का सिखाया। और एक चीज क्या समझाया, अगर पब्लिक हॉलिडे रहा तो प्रीसीडिंग डेट और इमरजेंसी हॉलिडे रहा तो सक्सीडिंग डेट। डन। अब मैं आपको कुछ और चीजें पूछूंगा। जैन में कितने दिन होते हैं? मुझे पूरी क्लास की आवाज चाहिए। और कोई भी अगर बच्चा ऐसा करता हुआ पाया गया ना, भाला डाल के मारेगा, नहीं तो एक सीए। जैन में कितने दिन होते हैं? अच्छा, सीए बोल का क्लाइंट है, जैन में कितने दिन? अच्छा, विल लुक बैड, यू नो, वेरी बैड। जैन 31, फरवरी 28 और 29। 29 कौन से इसमें होते हैं? लीप ईयर। ये मेरे साथ ही लिखने के, क्योंकि मुझे पता है इसमें तुम कांड करने वाले और तुम्हारे मार्क्स जबरदस्ती जाएंगे। जैन में 31 डेज। नहीं तो मेरे अकेले से लिखा हो कि सीए बन गया साले नालायक। मैं फिर भी लिख रहा हूं तुम्हारे लिए गधेड़ो। तुम देख रहे हो ऐसे जैसे हाँ भाई तुम्हें नहीं आता है सर, तुम लिखो, हमको आता है, हम नहीं लिखेंगे। फरवरी में कितने दिन रे भाई? 29 डेज ना, 28 एंड 29। नाउ फरवरी के बाद मार्च 31, अप्रैल 30, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। एग्रीड? अच्छा, पहले लीप ईयर के बारे में बात कर लेते हैं कि लीप ईयर कब होगा। जैसे 2004, 4 से जो डिवाइड होता है वो, जैसे 2020 अभी 4 से डिवाइड होता है, तो इसमें फरवरी में कितने दिन होंगे? 29। जैसे हम बात करेंगे 2016, 4 से डिवाइड होता है, सो इट बिकम्स व्हाट? लीप ईयर, विच गेट्स डिवाइडेड बाय 4। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, जैन में कितने दिन रहे? फरवरी में और 29। डन। ओके, तो तुमको अभी ये याद हो गया, देख लेते याद हो गया क्या? ट्रायल एंड एरर। जुलाई, अगस्त, मार्च, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, 28 और 29। ठीक है, अप्रैल। तो यहां तक बेटा जी आपको मैंने ये बता दिया। अब देखो आपको क्वेश्चन कैसे आता है। सो क्वेश्चन में आपको एक ऐसी डेट दी जाएगी, 15 मार्च 2020 में ऐड करिए 3 मंथ्स। ठीक है, तो जब मंथ्स बोले ना तो आंसर एकदम सिंपल है। 15 मार्च, मार्च में 3 ऐड कर देने का कितना हो जाता है? 6। अगर ये 15-12 रहा और 3 महीने ऐड करने का रहा तो 15-15 नहीं बोलने का। क्यों 15-15 नहीं बोलने का? 15 महीना नहीं रहता ना लायक, लोग इज्जत खाएंगे तुम्हारी।
तो थोड़ा सा कॉपी करने का, बट कितना थोड़ा सा मर्यादा है उसको। सो 3 महीने ऐड करने के बाद में अगर 12 के ऊपर गया तो साल चेंज कर देने का, 2021, और क्या हो जाएगा 15/3। तो बेटा जी मैंने अभी तक जो चीज सिखाई कि आपको मंथ में मंथ ऐड करो, मंथ में मंथ ऐड करो। तो कितना हो गया बेटा 15/3 में 15/6 हो गया, तो ये आया 15/6/2020। इसके अंदर ऐड करने का और कितने दिन, 3 दिन। सो ऐड किया 3 दिन, डेज में डेज ऐड करने का, तो कितना आएगा 18/6/2020। ठीक है, एग्जाम्पल 1 हुआ। एग्जाम्पल 2, अगर मान लो इधर है 29 मार्च 2020 प्लस 3 महीने, जल्दबाजी मत करो, तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा 29 मार्च में 3 महीने, तो 3 में 3 ऐड किया तो कितना 29 जून 2020। अब इसमें 3 दिन ऐड कर देने का, तो येड़े के जैसे नहीं बोलने का, 29 + 3 कितना हो जाता है 32 जून। गाउटी 32 जून नहीं बोलने का, क्या बोलने का 2 जुलाई 2020। किसको क्वेरी है पूछ लो। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं 29 मार्च 2020, नहीं 29 नहीं, इधर थोड़ा सा मुझे अलग लिखना है, 31 मार्च 2020 प्लस 3 महीने। सो बेटा जी ये तो हो गया जून 20, ये बराबर है क्या, पर 31 जून होता है क्या। तो बेटा जी इधर लास्ट डेट है, इधर भी इस महीने का क्या लेने का लास्ट डेट। अरे बोलो ना हाँ या ना, ये 31 से शुरू होता है ना, दिस स्टार्टिंग फ्रॉम 31, और ये 3 महीने ऐड किए तो 3 में 3 ऐड किया, जून हो गया। बट जून में क्या 31 डेज होते हैं 30, सो लास्ट 30 डेज होते हैं ना, तो हम क्या लिख देंगे उसकी लास्ट तारीख 30 जून। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई 1 जुलाई नहीं लेगा, 30 जून ही लेगा। और इसमें 3 दिन ऐड किया तो कितना हो जाएगा, ऐड 3 डेज तो कितना हो जाएगा 3 जुलाई 2020। कोई ऐसा बोलेगा 33 जुलाई या 33 जून। समझ में आ रहा है ना भाई, पक्का। अब्बा जब्बा डब्बा लिख कर लो ये एग्जाम्पल्स। हाउ टू कैलकुलेट द ड्यू डेट। डन। अब मैं आपको कुछ और चीजें सिखाता हूं, रेडी हो बेटा जी। मान लो आपकी डेट है, कैसे लिखेंगे, चलो पहले इजी करते, 1/10/2020, इसमें ऐड करने का 100 डेज। अब मंथ नहीं है, सो पहले मंथ थे स्पेसिफिकली, तो मंथ में मंथ ऐड कर दिया,
बट डेज है तो एक में 100 दिन ऐड किए तो ऐसा नहीं बोलने का 101 अक्टूबर। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो इसको कर देते 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर में 100 दिन ऐड कर सकते क्या? 11 में 100 नहीं। सो अभी अक्टूबर में कितने दिन होते हैं तुमको पता होना चाहिए 31। ये देखो कैसा डेज जब दिया रहेगा तो कैसा करना, अक्टूबर में कितने दिन रहते हैं 31। सो 31 में से पहले गए 11 क्योंकि 11 डेट से ऐड करना है ना, तो 11 दिन ऑलरेडी बीत गए। से यस, तो कितने दिन बचे 20। ये बात क्लियर हुई क्या? तो पहले जिस महीने में ऐड करने उसके बचे हुए दिन निकालो, और वो कैसे निकालोगे? उसके टोटल नंबर ऑफ डेज माइनस कितने दिन ऑलरेडी बीत गए 11। मैं ऑफिस पूछूं अक्टूबर में कितने दिन होते हैं 31, कितने दिन बीत गए 11, कितने दिन बचे 20। तो बेटा जी अब मैं लिखूंगा 100 डेज ऐड करने ना, तो अक्टूबर के गए 20, अक्टूबर के बाद में नवंबर के गए 30, दिसंबर के गए 31, बचा हुआ कितना रहा 100 माइनस 20 इज 80, 80 माइनस 30 इज 50, 50 माइनस 31 इज हाउ मच 19। तो 19 दिन अगले महीने में होती है क्या? कौन सा महीना होता है अगला? जैन। सो जैन 2021। अब उसमें और कितने दिन ऐड कर देंगे 3। सो बेटा जी जनवरी 19 के आगे और 3 दिन ऐड कर देंगे तो 22 जैन 2021। बोम्बल्ला झेपा क्या? तो आ जाएंगे इधर। कैन आई नॉट से 22 जैन 2021। ये जैन 19 हो गया और उसमें कितने ऐड कर दिए 3 दिन ग्रेस डेज 3, तो ये हो जाएगा 22। यस और नो? ये ऐसे सॉल्व करते है। कोई बच्चा जिसको नहीं समझा है बिंदास तो क्या हाथ ऊपर करो, क्योंकि मैं बाद में जब एक बार ये अज्यूम कर लूंगा कि तुमको आता है फिर मैं बैंड बजाऊंगा नहीं आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम बेटा? हाँ हाँ बेटा तुम्हारा? हाँ हाँ बेटा 3 दिन क्यों ऐड किया? खड़ा हो तू, एक झापड़ लगाऊंगा ना लाइक। 3 दिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ऐड करने पड़ते हैं, तो जो भी तुम्हारा ड्यू डेट आएगा उसके अंदर 3 दिन ऐड करने के बाद में मैच्योरिटी डेट आएगा। ये बाय डिफॉल्ट है। अगली बार वापस ही एरर किया तो फटके, उनका कैलकुलेशन नहीं आ रहा, ठीक है 3 दिन क्यों ऐड किया मतलब ये बताया था ना भाई, क्यों ऐड कर रहे भाई बताओ? ग्रेस डेज। अब वो डेटा कैसे भी देने दे, वो डेज में देने दे नहीं तो मंथ में देने दे, तो भी 3 दिन ऐड करेंगे। बैठना लाइक नीचे देख भाई कैलकुलेशन कैसे, तारीख दिख रही है क्या? क्या है 11/10। अब ये डेज है, ये डीडी है, ये एमएम है, ये वाई। इसका मतलब क्या है? डीडी एमएम वाई का मतलब क्या? डेज मंथ ईयर। अब मैं आपको क्या पूछ रहा हूं, तुम्हारे पास कितने दिन है 100 दिन, तुम्हें 11 तारीख में ऐड करना है। अब 100 दिन में 11 तारीख में ऐड करूंगा तो कितने हो जाएंगे ना लाइक 111। 111 अक्टूबर होती है क्या? होती है क्या तुम्हारे कैलेंडर में 111 अक्टूबर? तो 111 अक्टूबर नहीं हो सकती। तो 111 अक्टूबर नहीं हो सकती तो अक्टूबर में कितने दिन रहते टोटल 31। ये मालूम है क्या? 31 में से कितने दिन ऑलरेडी बीत चुके? 11 दिन गए ना भाई, आज की डेट से ऐड करना है। आज की डेट अगर पकड़ा तो आज की डेट के आगे ऐड करना पड़ेगा ना। आज भी 11 क्या है? 11 आज क्या है? 11 फरवरी है ना। तो अगर आज की डेट के आगे ऐड करना है तो पीछे से कैसे ऐड करूंगा? 11 के आगे ही ऐड करूंगा ना। तो मैंने बोला अक्टूबर महीना चल रहा है, अक्टूबर महीने में कितने दिन होते 31, 31 में से कितने माइनस किए 11, तो बेटा अक्टूबर के बचे हुए दिन कितने 20। अब झंडू तुझे कितने दिन ऐड करने हैं 100, तो उसमें अक्टूबर के 20 गए, फिर कितने बच गए 20 गए तो 80 बच गए। 80 नालायक 80 नवंबर होता है क्या? तो नवंबर में मैक्सिमम कितने दिन होते हैं 30, तो मैंने बोला नवंबर भी गया। फिर नवंबर निकालने के बाद में कितने दिन और बचे 50 दिसंबर होती है क्या? तो फिर दिसंबर के भी पूरे महीने दिन निकाले 31। फिर कितने दिन बचे 19 जैन होती है क्या? तो बोलने का हाँ होती है सर। उसमें फिर 3 दिन ऐड कर देने का और वो कितना हो गया 22 जैन 2021। अब ये 21 क्यों है मालूम है ना? हाँ ये बच्चों होशियार है, समझ गया बोले मेरे को। ये लिख लिया क्या? एक आध एग्जाम्पल और लूं, एक आध एग्जाम्पल और, नहीं तो पहले लिख लो क्योंकि बच्चे को पीछे वाले को दिखता नहीं। बीच वीक ये डेज में जब करते तब कैसे करने का?
ठीक है, चलो अगला देखेंगे, देख लेते। 5/2/2020, वाओ अच्छा क्वेश्चन लिया। इसमें ऐड कर देने के तुम्हारे लिए मजे लेता हूं मैं। 150 डेज, अपने घर का ही राज है। वाह, तो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछू क्या? फेब्रुवरी महीना है, उसके अंदर 150 डेज ऐड किए, तो तुम ऐसा बोल सकते क्या 155 फेब्रुवरी? नहीं। तो मुझे बताओ फेब्रुवरी के कितने दिन बचे? 23 नहीं, क्योंकि 2020 में कितने दिन होते हैं? 29। सो 29 माइनस 5, 24। अभी कोई कांड करने वाला क्या? 150 माइनस फेब्रुवरी के बोल रहा हूं 24। भाई समझ में आ जाएगा ना? हे भाई अभी समझ में आ रहा है क्या? हो शाकाल, समझ में आ रहा है क्या? ये फेब्रुवरी गया, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31। अंदाज लेते रहने का कि कितने दिन हो गए। अभी जैसे इसमें 90 हो गए, 100 के आसपास हो गए, हाँ या नहीं? मई, जून 30। अब मुझे लगता है उसके बाद में माइनस करो और मुझे बताओ कितना रह रहा है? क्या आ रहा है? 4 आ रहा है क्या? तो जुलाई के 4 जुलाई हो सकती है क्या? और उसमें कितने दिन ऐड करेंगे? 3 प्लस 3 डेज, तो कितना हो जाएगा? 7 जुलाई 2020। अप्रिशिएट दिस। यस, थोबाड बघू नका, लिहून घ्या। ये नीचे बैठे हुए बच्चे मजे में क्या? ओ, अब आवाज नहीं निकली, कमी नहीं की। Pepsi. Shall I take you to the next step? Here we go. Shall we go? Okay, amigo. Here we go. अब मैं आपको पूछता हूं, 2 शब्द और सिखाने बाकी है मेरे को आपको। तो मैंने क्या क्या सिखाया देख लो अभी डेज में। मैंने बोला कि क्या ड्यू डेट, मतलब क्या डेट ऑफ द बिल होती है, क्या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस होता है, क्या मैच्योरिटी डेट होती है, और मैच्योरिटी डेट निकालते के लिए 3 दिन ऐड करते हैं ग्रेस डेज। मैंने आपको यह भी सिखाया कि अगर पब्लिक हॉलीडे होता है तो 1 दिन पीछे, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे रहा तो 1 दिन आगे। मैंने बोला मंथ में मंथ ऐड करते हैं और डेज में डेज ऐड करते हैं, और आपको हर एक महीने के डेज याद रखने पड़ते हैं और उस तरीके से ऐड करना पड़ता है। एग्रीड? यहां पर और 2 टर्म्स है। समटाइम्स somebody says पेमेंट एट साइट। पेमेंट एट साइट, एट साइट मतलब देखते बराबर पैसा दो। तो मैंने तुम्हारे पास एक बिल लेके आया, मैं, तुमने देखा आज और अभी के अभी पैसे निकाल कर दे दिए। सो पेमेंट एट साइट। नहीं समझ रहे हो? इंग्लिश को फील करो। तुम बैंक में जाते हो और बैंक को तुम चेक देते हो, सेल्फ निकाला हुआ, तो बैंक क्या बोलता है? 3 महीने बाद आओ? नहीं, बैंक को हम बोलते हैं कि मुझे पैसा चाहिए ऑन डिमांड। जब मैं डिमांड करूंगा तब। एट साइट मतलब जब तुमने देखा तब पैसा दे दो। तुम ऐसा नहीं बोल सकते 3 दिन बाद आओ, 4 दिन बाद आओ। सो एट साइट एंड फ्रॉम साइट फर्क है। एट साइट मतलब इमीडिएटली, फ्रॉम साइट मतलब वो जो टेन्यूर है वो ऐड करो। यस और नो? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, फ्रॉम द डेट ऑफ बिल, ऐसे जब है तो मतलब दिन ऐड करो। एट साइट बोला, ऑन डिमांड बोला, इमीडिएटली। इज दैट ओके? सो बेटा जी अभी हम ये कुछ वर्डिंग्स यहां पर पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो बेटा डेट ऑफ मैच्योरिटी में क्या लिखा है? डेट ऑफ ड्रॉवल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एज द केस में भी। डेट ऑफ ड्रॉवल कब लेंगे? तो कुछ नहीं बोला है तो डेट ऑफ ड्रॉवल लेंगे। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कब लेंगे? जब ऐसा पीरियड होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस या फ्रॉम द डेट ऑफ साइट, ऐसा वर्ड रहा तो हम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेकर काम करेंगे। से यस, इसमें प्लस टेन्यूर दैट इज पीरियड ऑफ बिल प्लस 3 डेज ग्रेस। 3 डेज ग्रेस इज बेटा कांस्टेंट, हर बार ऐड करना ही है। अब देखो बेटा जी कहां से शुरू करना है। When to take date of drawal and date of acceptance? Dash number of months और days pay to, इसमें क्या लेने का बेटा जी? डेट ऑफ ड्रॉवल से। कुछ नहीं बोला है ना?
डैश नंबर ऑफ डेज, मंथ्स और डेज आफ्टर डेट बोला, बट कौन सी डेट, डेट ऑफ ड्रॉवल या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं बोला, तो कौन सी डेट लेने का, डेट ऑफ ड्रॉइंग। बट बेटा जी डैश नंबर ऑफ मंथ्स और डेज आफ्टर साइट बोला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा, ऊपर क्या लिखा है बेटा जी, द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ बिल डिपेंड्स ऑन वेदर इज बिल इज पेबल ऑन डेट और बिल इज पेबल एट साइट। एट साइट रहा तो उधर लिख दो इमीडिएटली, इमीडिएटली, नो ग्रेस पीरियड, नो ग्रेस पीरियड, नो टेन्यूर, नो ग्रेस पीरियड, नो टेन्यूर। Shall we go ahead? In case the bill is payable on demand, it becomes due immediately on presentation for payment. In the same way, if the bill is not payable on demand, it becomes due on the third day from the date of maturity. ये क्या बोला बेटा? In case the bill is payable on demand, it becomes due immediately on the presentation for payment. मैंने बोला ना pay on demand. तो जब भी present किया तब payment करना पड़ेगा. In the same way, if the bill is not payable on demand, it becomes due on the third day from the date of maturity. मतलब कितने दिन ऐड किए ये? 3 दिन। 3 दिन क्या है? ग्रेस डेज। क्या फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? सो पेबल ऑन डिमांड रहा तो इमीडिएटली, पेबल एट साइट रहा तो इमीडिएटली, बोला हाँ। एंड पेबल आफ्टर एक्सेप्टेंस बोला तो जितना पीरियड है वो पीरियड ऐड करने के बाद में 3 दिन ग्रेस के ऐड करो और फिर क्या बनेगा आपका मैच्योरिटी डेट। अप्रिशिएट दिस, ओके। इफ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन पब्लिक हॉलीडे, बोलो क्या करने का, टेक प्रिसीडिंग डेट। और कितनी डेट आपको याद रखकर जानी पड़ेगी? 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 25 दिसंबर क्रिसमस, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। से यस, नहीं बस हो गया, काफी हो गया, ये यहां पर दिया हुआ है। नेक्स्ट, इफ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन हॉलीडे विच इज इमरजेंसी, देन माई डियर फ्रेंड यू हैव टू टेक द नेक्स्ट डे एज व्हाट, योर ड्यू डेट। बोलो हाँ या ना, हैप्पी? सो अभी कुछ क्वेश्चन लिख कर दूं क्या? चलो देखते हैं। इधर लिखो डेट ऑफ बिल, इधर लिखेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, इधर लिखेंगे टर्म ऑफ बिल, और फिर इधर लिखेंगे मैच्योरिटी डेट। ठीक है, मैं चाहूंगा सभी का सही आए। तो मैं पहला लिखूंगा 1/1/2020, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा 3/1/2020, 5 मंथ्स। फिर नेक्स्ट 1/1/20, 5/1/20, two months from acceptance. Okay, Pilla? Then I'll write down 5, 10, 20, 6, 10, 20, 100 days from acceptance. 7, 10, 20, 12, 10, 20,
150 days. Then 29th February 20, 1st March 20, 1 month. Then my dear friend, 31st March 20, 4/4/20, 1 month. ठीक है, चलो ट्राई कर देखो. क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे दिन निकल गए क्या? कैलकुलेट हो गए क्या? यार ये हिंदी में कुछ दिन निकल गया क्या, कुछ गलत होता है क्या मीनिंग उसका? क्या मीनिंग होता है इसका? अच्छा, अरे भाई मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. चलो चले गया. तुझे बहुत पता है बे. कितने बच्चों का हो गया? क्या ऊपर लो? कमीने बच्चे पहले लिख के रखना होता है.
यस, कैन आई नॉट हैव 1/1/2020 से लेकर 3/1/2020 5 महीने बेटा जी। सो एक में 5 ऐड किया, एक में 5 ऐड किया तो कितना हो गया 6। तो क्या लिखेंगे? नहीं मुझे नहीं समझे, क्या बोल रहे? फोर्थ या 6 बराबर है पक्का? सो बेटा जी 4 जून 2020 कितने बच्चों का ऐसा ही है? वाओ, ए माकड़ तुम्हारा कहां गलत हुआ है मंचूरियन? शादी में है क्या मेरी एक्सेप्टेंस का किया बोलकर? बैंडी साले, वैलेंटाइन डे नजदीक आ रहा तो एक्सेप्टेंस लग रहा है तेरे को, होपलेस। ए आगे वाले मटर पनीर क्या हुआ था तेरा? हाँ वही बोला, क्यों चुक लो? क्यों गलत हुआ बेटा? कहां गलती हुई आपसे? हाँ अरे अभी कहां गलती हुई ये पूछ रहा हूं, वो ठीक है, वो डोंट वरी। अरे बाबा आई लव यू यार, तेरे को सिर्फ पूछ रहा है गलती कहां हुई, डोंट वरी। ठीक है, तेरे को नहीं बताने तो मत बता, सीक्रेट रख, टॉप सीक्रेट। ठीक है, अभी अगले इसमें किसमें ऐड करेंगे? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में या एक में एक्सेप्टेंस? तो एक में 2 ऐड कर दिया तो 2 3, तो 5 3 में 3 ऐड किया 8 3 2020। हाथ ऊपर करो जिसका सही है ये। गुडू गुडू, वेरी गुड। अभी 100 डेज फ्रॉम एक्सेप्टेंस ये किसमें ऐड किया? 5 में या 6 में? अच्छा 10वां महीना कितने दिनों का होता है? 30 या 31? एक हाथ कमीना तो रहेगा जो बताएगा नहीं है अभी, बट उसने 30 लेकर बैठा है। तो 31 माइनस 6 कितने दिन बचे? 25। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं अभी क्या करूंगा 100 माइनस 25, ये किसका गया? अक्टूबर। नवंबर का 30, दिसंबर का 31, माइनस मारो तो कितना बच जाता है? अच्छा जैन में निकल जाएगा क्या? तो जैन के कितने? 31, अभी माइनस मारो तो हाँ तो फिर बोला क्यों नहीं? मेरे को लगा 42 बोल रहे तो जैन निकल जाएगा। हाँ बचे कितने? 14 बोल रहे थे, मतलब संक्रांत की बात कर रहे थे तुम, मुझे 42 सुनाई दे रहा था। सो 14 जैन आया क्या? 14 जैन में कितने दिन ऐड करेंगे? 3, कितना हो जाता है? 17 जैन 21। कौन से बच्चे का सही आया ये? ओके, और हाँ, और बाजू वाले तेरा? हाँ आप तुम दोनों का प्यार ऐसा है भाई, कहां ध्यान रहेगा हमारे पास? हाँ दोनों से सेम गलतियां हो रही है तो क्या है, प्यार बड़ी चीज है। हाँ हम यहां बैठे, हमको कोई नहीं पूछता, अब क्या बहाना चाहिए बात करने का, छोड़ो अभी। अब मुझे बताओ नेक्स्ट केस में क्या करेंगे? 7/10/2020 और 12/10/2020 इनमें से कौन सी डेट में 150 डेज? 7/10 में। अभी 10वें महीने में कितने दिन? 31, उसमें से 7 गए, कितने बचे? तो 31 में से 7 गए कितने? 24। सो ये देखो कितना 150 चाहिए क्या? सो उसमें से 24 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, जैन 31, बरोबर ना? फिर फरवरी 28, माइनस मारो तो एक बार कितने बच रहे? कितना बोल रहे? 6। तो 6 मार्च आया क्या? प्लस 3 दिन ठोकेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 मार्च। तो कैन आई नॉट से 9 मार्च 2021 कितना बच्चे का सही आया है? वाह शाबाश। अच्छा ये वाला भारी था नहीं? देखते कितने बच्चे का राइट है। 29 फरवरी और 1 मार्च, एक महीना बोला। पहले बताओ 29 फरवरी में ऐड किया 1 मार्च में? हमें आवाज नहीं आ रही है। फेब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कब लेना? जब ऐसा बोला फ्रॉम साइट और फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, अदरवाइज यू हैव टू टेक डेट ऑफ बिल। सो 29 2 में 1 महीना ऐड किया तो कितना लेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट था क्या मार्च में 29 डेज रहते क्या? हाँ, सो 29 मार्च आएगा पहले, फिर उसमें ऐड करेंगे 3 दिन। सो 30 31 1 अप्रैल। इसका राइट आंसर 1 4
2020 और इसमें गलती हुई तो नाराज होने की जरूरत नहीं, इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल। कितने बच्चों का सही आया ये? गुड। और अगर गलत भी आया होगा तो टेंशन नहीं। तुमने क्या कांड किया होगा? 29, तो इधर का इसका लास्ट डेट लिया होगा 31 मार्च। किसने सिखाया? 29 मार्च नहीं रहता है क्या गाउटी? अच्छा, लास्ट में मतलब तुम अगर रिचार्ज कराओगे 29 को तो कब खत्म होगा? 1 महीने का बोला तो 28 को। ऐसा थोड़ी ना, नहीं 31 मार्च। ऐसा क्या है भाई? तू चल भाई, लास्ट दिन तक चल, ऐसा नहीं होता। ये बाबूडिया 31 मार्च से लेकर और 4 अप्रैल, इन दोनों में से पहले कौन सा लेने का है? 4 अप्रैल या 31 मार्च? अब बहुत भारी। अब 31 मार्च में 1 महीना ऐड किए तो 31 अप्रैल तो हो नहीं सकता, तो लास्ट डेट लेने का 30 अप्रैल। 1 मिनट डीप साइलेंस जिन्होंने 1 में लिया कि एक दिन कम पड़ रहा है 31 में, चलो 1 में ले लेते हैं, नहीं चलेगा। सो 31 मार्च से लेकर 1 महीना, और अगले महीने में 31 तारीख नहीं आती तो आप उसकी लास्ट डेट लोगे 30। सो 30 अप्रैल विल बिकम व्हाट? ड्यू डेट। उसमें ऐड करेंगे 3, सो आपका आंसर आएगा 3 मई 2020। कौन सा बच्चे का राइट आएला है? गुड, ये राइट आया, लवली। सो हैव यू ऑल अंडरस्टूड? अच्छा, इसके अलावा बेटा जी अब आपको ध्यान में रखना है कि पब्लिक हॉलिडे रहा तो 1 दिन पहले का, और इमरजेंसी हॉलिडे रहा तो 1 दिन बाद का। हाँ, फरवरी को 28 दिन के लिए, क्योंकि फरवरी कौन से महीने में आता है तेरे को मालूम है क्या? ये फरवरी कौन से है इसका मालूम है क्या? 2020 का कैसे रहेगा बे? ये 2020 का नवंबर, ये 2020 का, और ये 20, तो दिसंबर के बाद में तुम्हारा वापस 2020 चालू होता क्या? गाउटी। तुम सोच रहे होंगे इसमें चिल्लाते क्यों आनंद सर? अरे क्या करूं मालूम है क्या कि एकदम कॉमन सेंस चीजें रहती है, ये अगर मैं नहीं चिल्लाऊंगा ना, पिन नहीं मारूंगा ना, तो यही गलती करते रहते थे। तो क्या समझ में आ गया है क्या? यस। अब ये तुम्हारे हाथ में इसके मार्क्स, मैं जिम्मेदार नहीं हूं अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है? ऑलराइट। सो अभी मेरी बात सुनो। मैंने आपको कहा था कि इस टॉपिक में मैं ब्रेक दूंगा बीच में, नहीं अभी नहीं दे रहा हूं। तो मैं अभी तुमको कुछ चीजें लिखा कर दूंगा, ये चीजें लिखा कर देने के बाद में मैं आपको ब्रेक दूंगा, जिस ब्रेक में आप इसको याद करेंगे, फिर हम करेंगे रैपिड फास्ट राउंड, जिसके अंदर किसी भी बच्चे को सामने बुलाकर उस पर भाषण देने के लिए लगाया जाएगा। क्योंकि मुझे पता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है अभी, तो सभी लोग ध्यान देंगे। तो पहला, तुम इतना गुस्सा आता है ना मेरे पर, बट आई कांट हेल्प इट, ठीक है? सो आप रेडी हो? सो एक बंदा होता है, इसको क्या बोलेंगे? सेलर। और ये कौन है? बायर। ठीक है, मुझे इनके नाम बता दो कुछ भी, अपने क्लास के कुछ नाम ले लेते। राइट, कुंदन तू ही है ना? अपन उनका नाम लेंगे। एक था पांडु, ठीक है? एक था झंडू। सो पांडु इज सेलर और झंडू इज बायर। पांडु इज ड्रॉवर, झंडू इज ड्रॉवी, आणि हा आहे क्रेडिटर आणि आ आहे डेटर। बेटा ये तो सीख के आए हो एकदम। मैं आपको एंट्रीज आज सिखाने वाला हूं पांडु की बुक में, जो कौन है? ड्रॉवर। इसने इसको माल बेचा, एग्रीड? तो पहली एंट्री होगी झंडू टू सेल्स, ओके? इन द ब्रैकेट लिखूंगा डेटर्स टू सेल्स। कैन आई नॉट राइट डाउन द फिगर 10,000 एंड 10,000? फोबाड़ मत देखो, अब लिखो ये, फोबाड़ मत देख। আমি যে তোমার छिन छिन छिन, और ऊपर से फेंक बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें डर नहीं लगा तो मुझे देखते?
क्या होगा पिल्ला? पहले हाँ, नरेशन भी लिखना है क्या? ठीक है, लिखो बीइंग गुड सोल्ड टू झंडू, लिखो एंड यू ऑल्सो। पहले वाला एंट्री जमा किया भाई। नाउ कैन आई टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप? अब बेटा जी जो क्रेडिटर है पांडु है, वो बिल ड्रॉ करेगा झंडू पर, और झंडू उस पर क्या लिखेगा? एक्सेप्टेड, और साइन कर देगा। सो जब ये बंदा इस व्यक्ति के ऊपर एक डॉक्यूमेंट निकालता है, ये उसको एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद में रिटर्न भेज देता है। उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल इन द बुक्स ऑफ पांडु। तुमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक व्यक्ति उसको क्या बोलता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा व्यक्ति उसको क्या बोलता है? बिल्स पेबल। तो इसको ये व्यक्ति क्या बोलेगा? इसको बिल्स रिसीवेबल, मतलब जो डॉक्यूमेंट है उसको ये व्यक्ति क्या बोलेगा? बिल्स रिसीवेबल, और ये व्यक्ति क्या बोलेगा? बिल्स पेबल। मतलब ड्रॉवर के बुक्स में जो डॉक्यूमेंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल, और उसी डॉक्यूमेंट को वो क्या बोलता है? बिल्स पेबल। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। तुम जब बड़े हो जाओगे थोड़े से, और जब इंटरमीडिएट में आओगे और मैं बैंकिंग पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं ऐसा बोलूंगा, बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी, बट बैंक के लिए क्या है? असेट। एक ही चीज के अलग अलग नाम। तो एक चीज हम बोलेंगे उसको बिल्स रिसीवेबल, वो व्यक्ति क्या बोलेगा? उसको बिल्स पेएबल। भाड़ में जान दो ना। मैं क्या बोल रहा? मैंने तेरे को माल बेचा, मैंने तुम सभी को माल बेचा, हाँ या नहीं? मैंने एंट्री की डेटर्स टू सेल्स, तुमने मुझे कैश दी, एंट्री बताओ। आवाज नहीं आ रही है यार, झापड़ लगाऊंगा कि तू बाल अभी ठीक करेगा क्या? नलायक बोलेगा नहीं, हाथ नीचे तेरे, दिख ही नहीं रहा है, बोल रहे कि नहीं बोल रहा है? वापिस से बताओ सभी नलायक लोग। जब मैं माल बेचूंगा तब एंट्री क्या? एक झापड़ लगाऊंगा। जब मैं माल बेचूंगा उधार में तब एंट्री क्या? डेटर्स टू सेल्स। और जब तुम लोग मुझे पैसा दे दोगे तो हम एंट्री क्या करेंगे? क्या? कैश टू डेटर्स। डेटर्स मतलब जिनसे पैसा आना है। ये भेजे में गया क्या? अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरे को कैश नहीं आई, मेरे को है ना ये बहुत पसंद है, गोल्ड। हाँ मैं गोल्ड ले सकता हूं ना। सो बताओ एंट्री क्या होगी? क्या बोले? सच्ची? मेरे को शूज बहुत पसंद है, शूज टू डेटर्स। मेरे को है ना सब्जी बहुत पसंद है, मेरे को कार बहुत पसंद है। समझ में आ रहा है? जो चीज मिल रही है वो टू डेटर्स। वैसे ही खोपचे में बता रहा हूं, मुझे बिल्स रिसीवेबल मिला, क्या बोलूंगा? अबे एक्चुअली एंट्री कैश की सिखा रहा है मैं तुमको। उधर कैश मिलती थी तो कैश टू डेटर्स, इधर बिल मिल रहा है तो बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स। सो मैं इधर लिखूंगा सेकेंड, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय झंडू। बरोबर है क्या रे भाई? तो उसकी एंट्री क्या होगी? ये भाई तेरे को नरेशन चाहिए ना, यही लिख देना, बीइंग होपलेस। तो एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल टू झंडू। ये समझे क्या? मत बताओ। हैप्पी? बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स, ऐसा भी बोल सकते हो। अभी मैं झंडू बोल रहा हूं, बट अभी झंडू को नया नाम क्या आ गया बेटा जी? ये डेटर्स नहीं, ये कौन बन गया? ड्रॉवी। पर कुल मिलाकर झंडू का अकाउंट तो हो गया ना नलिफाइड। तो जैसे कैश मिलती थी तो भी नलिफाइड हो जाता। अभी कैश नहीं मिली, अपने को क्या मिला? उससे लिखा हुआ एक स्टेटमेंट मिल गया, जो स्टैम्प पेपर पर उसने लिख कर दिया कि मैं आपके पैसे दे दूंगा। सो हमने एंट्री क्या कर दी? बीआर। इसको प्यार से क्या बोलते हैं? बीआर, या बिल्स रिसीवेबल टू झंडू, दैट इज ड्रॉवी। मुझे बताओ, तुमको कैश मिली तो तुम उसका क्या क्या कर सकते हो? बैंक में डिपॉजिट करेंगे, और वेरी गुड बच्चा, क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, वेरी गुड, और खरीदी करेंगे, और किसी और को दे देंगे, और इन्वेस्टमेंट, हाँ दे देंगे, दे दिया, हाँ, और कैश का क्या क्या कर सकते हो? हाँ, खाना खा सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो, टैक्सेस भर सकते हो, गाड़ी में बैठ के जा सकते हो, एरोप्लेन में बैठ सकते हो। कैश दो, काम करो, हाँ या नहीं? तो झंपे, सपोज मान लो तुम्हारे पास कैश है,
कुछ लोगों ने बोला कि कैश को क्या करेंगे, बैंक में रख देंगे। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, कैश है, कैश खुद के पास ही रख लेंगे। तो कैश है, कैश खुद के पास ही रख ली, तो उसकी कोई एंट्री होगी क्या? मतलब देखो, कैश आई और मेरे पास ही रख ली, तो कैश आई तो एंट्री क्या गया, कैश टू डेटर्स। अब कैश आई खुद के पास ही रख ली, मेरे पास ही है, तो कर दी ना एंट्री कैश टू डेटर्स। वापस कुछ एंट्री करोगे? नहीं। बट कैश तुमने दे दी किसी और को, राइट? तो मान लो तुमने कैश दे दी अपनी प्यारी चंपा को, है ना, तो एंट्री क्या करेंगे, चंपा टू कैश। कैश बैंक में डाल दी तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक टू कैश। कैश मैंने मेरे दोस्त के पास रखने के लिए दे दी, तो कैश टू दोस्त, दोस्त टू कैश। वही बोल रहा था होपलेस, समझेगी नहीं बेटा? जैसे कैश का अलग अलग कर सकते ना, वैसा बिल्स रिसीवेबल का भी अलग अलग कर सकते। ऐसा ना को पूछो ऐसा कैसा कर सकते, कर सकते। क्या क्या कर सकते? बिल को रिटेन कर सकते। क्या करते? बिल को क्या कर सकते, रिटेन। रिटेन, रिटेन की क्या एंट्री, नो एंट्री। बिल को क्या कर सकते, एंडोर्स। एंडोर्स, मुझे चंपा को पैसे देने दे, चंपा को दे सकता हूं मैं। बिल को मैं क्या कर सकता हूं, डिस्काउंट विद बैंक। और तीसरा, बिल को क्या कर दूं, बिल सेंट फॉर। Ready? So now bill is retained. What entry we are going to make? So we are going to do no entry. Bill is endorsed. What is the entry we do? अभी मैं आपको बताता हूं, बिल इज एंडोर्स मतलब हम किसको एंडोर्स करेंगे। देखो देखो देखो, हमको अभी किसी से बिल आया, बट हमको ये पैसा किसी और को भी देना हो सकता है। जैसे मुझे स्वप्निल भाई से पैसा आता है, बट मुझे मेरे प्रिंटर को भी पैसा देना होता है। तो मान लो स्वप्निल भाई से मुझे बिल आया और ये बिल मैंने एज इट इज किसको, मेरे प्रिंटर को दे दिया, तो मैं उसको क्या करता हूं, सेम बिल को जब देता हूं तो उसको बोलते हैं एंडोर्स करना, दे देना, किसी और को ट्रांसफर कर देना। तो उस केस में बेटा मैं उसको क्या दे रहा हूं, मैं मेरा बिल उसको दे रहा हूं, यस और नो, मतलब मैं मेरा बिल्स रिसीवेबल दे रहा हूं। जैसे मैं कैश देता किसी को, तो मैं हम एंट्री क्या करते, इधर हम लिखेंगे एंडोर्सी। एंडोर्सी मतलब क्रेडिटर, जिसको पैसा देना है। तो मेरा प्रिंटर, जिसको मुझे पैसा देना है, तो प्रिंटर टू कैश बोलता, बट अभी मैं प्रिंटर को कैश नहीं दे रहा हूं, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, प्रिंटर टू बीआर। समझ में आ रहा है क्या? ये कैश की एंट्री है, बट वहां पर हम वर्ड यूज करते थे कैश, यहां पर वर्ड कैश की जगह पे क्या यूज करेंगे, बीआर। बोलो हाँ। सो बेटा जी हम एंट्री क्या करेंगे, एंडोर्सी। बेटा एंडोर्सी का मतलब कुछ नहीं है, हमारे क्रेडिटर। एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, सॉरी टू बीआर। ए गधेड़े, इसको है ना तुम बीआर देने वाले हो, झंडू नहीं दे रहे हो। सपोज मान लो मेरे पास बिल आया ऐश्वर्या का, ऐश्वर्या ने एक्सेप्ट कर लिया, मेरी फेवरेट हीरोइन, उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया। अब वो बिल मैं किसी और को दे रहा हूं, ऐश्वर्या को नहीं दे रहा हूं उसको। अरे बाबा बच्चे गलतियां करके आते, पर्सनल अकाउंट लिख के आते, इसलिए चिल्ला रहा हूं। सो तुम क्या देने वाले उसको, बीआर। समझ में आया? तो एंट्री क्या हुई बेटा जी, एंडोर्सी। और एंडोर्सी मतलब कौन, आपका, आपका क्रेडिटर। सो क्रेडिटर्स टू बीआर, से यस। आगे बढ़ जाऊं बेटा जी, बिल डिस्काउंट करा। पहले बिल डिस्काउंट क्यों कराना पड़ता है मैं आपको बताता हूं। बेटा कई बार आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपके पास पैसा नहीं होता है, तब आपके पास ऐसी कोई चीज होती है जो आप बैंक के पास जाकर डिस्काउंट कराकर ले आते हो। जैसे अभी मैं आपको अपने घर में सुना होगा या देखा होगा कि आपके घर में पैसे की जरूरत पड़ी, तो घर वालों ने गोल्ड लिया और गोल्ड को जाके किसी को दिया, तो गोल्ड उसी भाव में देता है या कम भाव में देता है,
बराबर है। तो आपने डिस्काउंट कराया, उसको कम भाव में डिस्काउंट कराया। वैसे ही जैसे गोल्ड आपकी एक असेट है, वैसे आपकी और एक असेट है जिसका नाम है बीआर। बीआर में आपको पैसा 3 महीने बाद मिलने वाला है, तुमको पैसा तुरंत चाहिए, तो बैंक क्या करता है, अभी पैसा ले जा, बट मैं तेरे को अभी पैसा कम दूंगी। एग्रीड। अब बैंक कम पैसा क्यों देगी? क्योंकि बैंक आपका इंटरेस्ट काट लेगी। 3 महीने बाद बैंक को पैसे मिलेंगे, सो बैंक बोलती है अभी पैसा लेके जा, बट आई विल डिडक्ट इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि मैं 3 महीने पहले पेमेंट कर रही हूं तुम्हें, मुझे 3 महीने बाद मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट काट लेती है। से यस। तो उस केस में एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बिल्स रिसीवेबल। बेटा क्योंकि मैंने अमाउंट लिखी तो मैं इधर लिख रहा हूं अमाउंट 10,000। अब मान लो डिस्काउंट कराया तो मुझे मिले 9,800, 200 क्या डिस्काउंट और बिल्स रिसीवेबल क्या 10,000। बोलो हाँ, क्या एंट्री आएगी? बैंक डिस्काउंट टू बीआर, बैंक डिस्काउंट टू व्हाट, बीआर। अच्छा राजा बेटा जी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन है। तुम्हें पता है कई बार ऐसे इतने सारे चेक आ जाते हैं हमारे पास, राइट। हमारे पहले ऐसे होता था कि बहुत सारे चेक आते थे, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, तब लोगों के पास कैश नहीं होती थी। एग्रीड। तो लोग क्या करते थे, चेक लेके आते थे बहुत सारे, तो दिन भर में कितने चेक आ जाते, 100-150 चेक आ जाते थे। अब कई बार चेक पोस्ट डेटेड भी होते थे। अब हम कहां हिसाब किताब रखते बैठेंगे कि कौन सा पोस्ट डेटेड चेक है, तो हम क्या करते थे, वो सारे चेक इकट्ठा करते और कहां देके आ जाते, बैंक के पास, और बैंक को बोलते थे कि तुम ये पैसा कलेक्ट करके लेके आओ हमारे लिए। से यस। सो जब मैं बिल बैंक के पास दे देता हूं तो मेरी एंट्री होती है बिल सेंट फॉर कलेक्शन, मतलब बिल मेरे ही है, बट हम एंट्री क्या करते थे इस केस में, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बीएससी मतलब क्या, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू व्हाट, बीआर, और मेरी अमाउंट हो जाएगी 10,000। बोलो ना हाँ, क्या ये बात समझ में आई? इसमें बिल मेरा ही है, बट मैं ये काम किसके ऊपर सौंप देता हूं, बैंक के पास। तुम्हें पता है एयरटेल के पास ऐसे बहुत सारे चेक आते हैं, तो एयरटेल वाले क्या करते हैं, बैंक को पकड़ते हैं और उसको बोलते हैं कि तू ही चेक क्लियर करवा के मुझे पैसा ला कर दे दे, जिसका बाउंस हो रहा है वो मुझे बता दे, हम उसका कनेक्शन काट देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो बेटा जी क्या हम इसको रिवाइज कर सकते हैं क्या? क्या लेगी, बट अभी नहीं, कलेक्ट करते वक्त वो पैसा काटेगी। तो जैसे तुम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की भी ट्रांजैक्शन करते हो ना, तब तुम स्वाइप करते हो, सो उसमें भी बैंक पैसा काटती है, बट वो सारों का चार्ज एक साथ लिया जाता है। क्या होगा देख, मैं तेरे को बताता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल देखना। तेरी बात बहुत दमदार है, इसीलिए मैं सभी को समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम एंट्री, कलेक्शन के वक्त पैसा क्यों कटेगा। सपोज उस पार्टी से हमको पैसे आए 10,000 रुपए, तो हमें एंट्री तो 10,000 की दिखानी पड़ेगी। अगर मैं 10,000 की एंट्री नहीं दिखा रहा हूं तो पार्टी का अकाउंट नलिफाई नहीं होगा, तो पार्टी को 10,000 दिखाने पड़ेंगे। अब मैं क्या करता हूं, जो बैंक में जो डिपॉजिट किया है मुझे उतना ही लिखना पड़ेगा। क्यों? रीजन ये है कि मेरे को आगे रिकंसिलेशन करते वक्त, रिकंसिलेशन समझता है कि मैंने 10,000 का पैसा मतलब चेक दिया, तो बैंक भी यही बोलेगा कि 10,000 का चेक मैंने क्लियर किया, और उसके बाद में बैंक चार्जेस काटेगी। तो उससे क्या होगा कि इधर 10,000 की एंट्री दिख रही है हमारे बुक्स में, बैंक में भी 10,000 की एंट्री दिखेगी, और उसका बैंक चार्जेस अलग दिखेगा। नहीं तो कितना बड़ा कैओस हो जाएगा, इधर 10,000 दिख रहा है, उधर 9,900 दिख रहा है, तो हम टिक मार के नहीं कर पाएंगे ना कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इधर 10,000 तो उधर भी कितना दिखेगा, 10,000, तो उसके बेसिस पर फिर नीचे बैंक चार्जेस आते हैं। सो बैंक चार्जेस मतलब बैंक पहले पूरा पैसा दे देती है, फिर उसके बाद में बैंक चार्जेस बोलकर विड्रॉ कर लेती है। तो हम अभी वो एंट्री इधर नहीं सीख रहे, हम यहां पर सिर्फ ये बोल रहे कि हमने बिल्स बैंक के पास देगा। क्योंकि क्या है, अगर हमने जो बिल भेजे है बैंक के पास, क्योंकि क्या है, बिल हम खुद भी कलेक्ट कर सकते थे ना, हमारे पास समय नहीं था तो हमने बैंक को भेज दिया। अब बैंक को भेज दिया, बैंक चार्जेस पहले ही एंट्री कर दी, तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि इधर से इतने बिल हमने डाले थे, इतने हमारे पास है, और उतने क्लियर हुए कि नहीं हुए। इधर दिख रही है एंट्री हमारे बुक्स में 10,000 की, उधर एंट्री दिख रही है 9,900 की, टिक ही नहीं होगा ना। अंडरस्टैंडिंग? बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं समझा। बिल इज रिटेन्ड, बिल इज एंडोर्स्ड, एंडोर्स्ड टू बीआर, बिल इज डिस्काउंटेड, बैंक डिस्काउंट टू बीआर, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। यू आर लवली सो फार। तो हर एक केस में बीआर क्रेडिट हुआ क्या?
अब मुझे वचन दो कि बीआर की अमाउंट आप कभी भी चेंज नहीं करोगे। बीआर की अमाउंट एक 100 रुपए की नोट के जैसे है। ये दिख रहा है कि 100 रुपए की नोट, एग्रीड? अब ये 100 रुपए की नोट है, तो इसको काट के ऐसे लिख सकते हैं 110, और सामने वाले आदमी को बोला ये लो 110 रुपए। तो मालूम है ना कैसा मारता है, एक हाथ पकड़ेगा और ऐसा मारता जाएगा गोल गोल घुमाते घुमाते। समझ में आया कि नहीं है? कहीं भागने नहीं देगा वो प्लेस। तो ऐसा नहीं होता कि आप उधर काट के लिख दो। सो रूल ध्यान में रखना, बीआर और बिल्स पेबल कभी भी अपनी अमाउंट चेंज नहीं करेंगे। कौन अपनी अमाउंट चेंज नहीं करेगा? बीआर और बिल्स पेबल, वचन दो कभी भी अपनी अमाउंट चेंज नहीं करेंगे। ओ भाई समझ में आया ना? अब मैं बताऊं कि आपको क्या हुआ। इन बिल के साथ अब दो चीजें हो सकती है, या तो ये हो जाएंगे ऑनर या तो ये हो जाएंगे डिसऑनर। क्या क्या होगा बाबू? या तो हो जाएंगे ऑनर, ऑनर मतलब पैसा मिल जाएगा, और डिसऑनर मतलब पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर ये हो गया ऑनर, ऑनर हो गया तो आपकी एंट्री क्या होगी? बिल आपने रिटर्न किया, पैसा किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। एंट्री क्या होगी? कैश ऑब्लिक बैंक टू बीआर। बोलो ना हाँ। कितना बेटा जी? 10,000 10,000 रुपए मिल गए क्या आपको? अच्छा, बिल अगर एंडोर्स किया तो पैसा मुझे मिलेगा या एंडोर्सी को मिलेगा? अरे आवाज नहीं आ रही यार। तो इस केस में आ जाएगा नो एंट्री। सही है? अगर मैंने बिल डिस्काउंट कराया था तो पैसा मुझे मिलेगा कि बैंक को मिलेगा? क्योंकि मुझे तो पहले ही मिल गया ना, दोबारा कैसे मिलेगा? से यस। तो इधर भी क्या आएगा? नो एंट्री। बट बेटा जी बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन, तो पैसा किससे मिलेगा? मुझे ही मिलेगा ना। तो हमारी एंट्री होगी बैंक टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन 10,000 10,000। अच्छा, तुम्हारा क्वेश्चन तब बैंक चार्जेस आएंगे कि नहीं आएंगे? आ सकते हैं। 11th 12th में एंट्री आपने सीखी होगी, उस केस में आप एंट्री क्या करते हैं? बैंक चार्जेस टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। जनरली मैं एंट्री सिखाता हूं कि पहले पैसा आ गया, आने के बाद में बैंक चार्जेस की एंट्री। तो एंट्री क्या होगी? बैंक चार्जेस टू बिल सेंट फॉर, सॉरी बैंक चार्जेस टू बैंक। अभी भी देखो ना, सारे केस में चेक डिसऑनर हुआ, तुमने चेक डिपॉजिट किया 20,000 का, वो डिसऑनर हुआ तो बैंक आपसे चार्जेस कलेक्ट करती है। तो जब चार्जेस कलेक्ट करती है तो उसकी एंट्री अलग से कर देती है ना। अभी है नहीं, मैं भी वही बोल रहा हूं। तो बैंक चार्जेस की एंट्री हम हमेशा अलग करते हैं। मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया, बैंक चार्जेस कट होते हैं ना, और उसकी एंट्री जनरली अलग होती है। से यस। ये बाबूड़े, ये बात समझ में आया क्या? मेरे को नहीं समझा, मुझे बताओ ना। बिल इज ऑनर्ड, क्या? कैश टू बीआर। बिल इज discounted and honored, no entry. Bill is endorsed and honored. Bill is sent for collection and honored. Bank to bill sent for collection. Say yes. लिख लिया यहां तक? अभी अच्छा अभी लिख रहे हो? शादी में आए करे ऑनर लिख। Shall I go ahead? Let's go on and discuss the next thing. Dishonor. अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ क्या? आपका दोस्त आपकी गाड़ी ले गया और गाड़ी को ठोक दिया, हुआ है? फिर क्या किया तुमने? क्या किया? मेरे को वो सुनना है। क्या किया उस बंदे के साथ तुमने? पैसे वसूल किए। कौन है बंदा? हाथ ऊपर कर दो। अरे डर मत ना, किसने? अच्छा, तुम्हारे दोस्त गाड़ी लेके गया, ठोक दिया, और फिर पैसे वसूल किए तुमने? तूने भी किए? हाँ राइट, ऐसा करते हैं लोग। मेरे साथ में भी ऐसा हुआ, पर मैंने वसूल नहीं किया। क्या हुआ? तेरे साथ में भी ऐसे ही हुआ? तूने वसूल किया कि नहीं किया?
हाँ ठीक है, तो दो टाइप के लोग रहते हैं। तो एक होता है वसूल करने वाले और एक होते हैं वसूल नहीं करने वाले। समझ में आ रहा है? अच्छा चलो अपन एक काम करते, तुम्हारे दोस्तों में ऐसे कोई दोस्त है क्या, मतलब एक एक नग रहते हैं कुछ कुछ, मतलब मैं सिर्फ समझा रहा हूं, अभी भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तुम खाना खाने गए और खाना खाने गए, तुम 4 चपाती खाए, दूसरा वाला 2 चपाती खाया, एक ने चिकन मंगाया, दूसरे वाले ने वेज खाया। जो पैसे डिवाइड होते हैं तब मैं 2 ही चपाती खाया, तू 4 खाया, तेरा पैसा ज्यादा, ऐसे है ना इस क्लास में? अच्छा है तो अपन नाम नहीं पूछेंगे, बहुत गंदा लगता है, बट एनी विच वेज ऐसा लोग करते हैं। तुमको समझ में आया कि नहीं है? तो कुल मिलाकर तुम क्या ओनस डालते हो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारी मतलब बुद्धि, जो व्यवहारिक बुद्धि है उसको जागृत करो तो ये समझ में आएगा। उसमें तुम क्या करते हो, तुम सीधा बोलते हो भाई देख तूने ज्यादा खाया है, तेरा पैसा है, तू भरेगा, बात खत्म। तूने गाड़ी ठोकी है, गाड़ी मेरी रहेगी, बट तेरे वजह से खर्चा आएगा, तू पैसा बियर करेगा, बात खत्म। भले ही पैसा अभी मैं भरूंगा, बट ये पैसा तेरे को लाकर देना पड़ेगा। भले ही पैसा अभी मैं भर दूंगा, बराबर है ना? जब खाना खाते हैं तो सामने वाला बोलता चिकन खाया, हाँ मैं खाया, अभी मैं तेरे को पैसा दूंगा, अभी तो भर तू। तो अभी तुम भर देते बट बाद में उससे वसूल करते, हाँ या नहीं? क्या मेरी बात समझ में आती है क्या? बोलने का तात्पर्य क्या, जब बिल डिसऑनर होता है तो एक कांड होता है, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है। क्या होता है? एक कांड होता है। कांड का मतलब समझते हो? एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या समझते हो तुम? कुछ नहीं समझते हो, नलायक। तो क्या प्रॉब्लम होती है? एक आदमी और ये दूसरा आदमी, इसका नाम है पांडु, इसका नाम है झंडू। झंडू का बिल पांडु के पास है और पांडु के पास बिल होने के बाद ये बिल उसने या तो डिस्काउंट कराया या रिटेन कराया या कलेक्शन को भेजा या एंडोर्स किया, कुछ भी क्या होगा, और ये बिल आगे जाकर झंडू पैसा नहीं देता, क्या हो जाता है? डिसऑनर। सो पांडु क्या करता है, ये वाली सारी चीज कानून को बता देता है। किसको? कानून, जिसको बोलते हैं नोटरी पब्लिक। क्या बोलते हैं? नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक ये लिखकर ले लेता है कि हाँ ये बिल पैसे आने चाहिए थे, नहीं आए, ये पैसे डिसऑनर, मतलब ये बिल डिसऑनर हो गया। बोलना भैया। तो ये नोटरी पब्लिक जब ये काम करता है तब नोटरी पब्लिक फोकट में नहीं करता, वो आपसे क्या लेता है? चार्जेस। क्या लेता है? चार्जेस। ठीक है। अब देखो, इसने मुझे चेक दिया, मैंने ये चेक बैंक में डिपॉजिट किया और वो चेक डिसऑनर हो गया। मेरी आईसीआईसीआई बैंक है, चुप नहीं बैठती है। बोले मैं तेरे फुकट रिका में काम करने को नहीं बैठी है कि वो तेरे को लाकर खेल पानी में चेक देगा, तू चेक मेरे में डिपॉजिट करेगा, मैं उसकी बैंक के पास जाएंगे कि पैसा दे, वो बैंक बोलेगी ठेंगा जाओ वापिस, इस अकाउंट में तो पैसा है ही नहीं, अप्रैल फूल। फिर वो मेरे को आएगी वापिस और बोलेगी ओ तुम्हारा चेक तो डिसऑनर हो गया है। बैंक बोलेगी मैं एडी नहीं है, मैं तेरा काम करने गई, पैसा नहीं है उसके अकाउंट में। ऐसे छपरी लोगों से पैसा लेते कहीं को तुम? मैं तेरे को बैंक चार्जेस लगाएगी। किसको? मेरे को। तुमको मालूम है कैसा होता है? अब बताओ मैं क्या करूं? व्यवहारिक बुद्धि लगाओ। हाँ, जैसा गाड़ी ठोका तुम उससे पैसे वसूल किए, जैसा वो चिकन खाया तुम उससे पैसा वसूल किए, वैसा ही अगर चेक इस नालायक की वजह से डिसऑनर हुआ तो मैं क्यों भरूं? तुम्हारे भेजे में घुसता है क्या बात? तो हम नोटरी पब्लिक के पास क्यों जाते हैं? नहीं, वो रजिस्टर कराने के लिए बिल डिसऑनर हो गया। अच्छा, नोटरी पब्लिक ये फुकट में करता है, ऐसे ही बैठा हुआ है कि वो कुछ पैसे लेता है, राइट? तो उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। क्या बोलेंगे? नोटिंग चार्जेस। जैसे बैंक क्या लेती थी? बैंक चार्जेस। वैसे इसको क्या बोलेंगे? नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस हम किससे वसूल करेंगे? ड्रॉवी से। जिससे पैसा आना है उससे वसूल करेंगे, और हमें अल्टीमेटली पैसा किससे आना है? झंडू से, ड्रॉवी से। से यस और नो? सो बेटा जी, इसमें 2 ऑप्शन बनते हैं। मैं पहले बताऊं, नोटिंग चार्जेस इज पेड। क्या बोला रे भाई? नोटिंग चार्जेस पेड। किसने पेड किए? तो ₹100। हमेशा ध्यान में रखना, नोटिंग चार्जेस वही व्यक्ति बियर करेगा, सॉरी वही व्यक्ति पे करेगा जिसके हाथ में बिल है। बियर कौन करेगा? हमेशा ड्रॉवी। नोटिंग चार्जेस पे कौन करेगा? होल्डर ऑफ द बिल। जैसे पहले वाले केस में बिल किसके पास था? मेरे पास था, तो मैं भरूंगा। दूसरे वाले केस में एंडोर्सी के पास था, तो कौन भरेगा? एंडोर्सी। तीसरे वाले केस में किसके पास है? बैंक के पास है, तो कौन भरेगा? बैंक। और चौथे वाले केस में बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बैंक के पास था, कौन भरेगा? बैंक। तुमने मुझे वचन दिया है कि कभी भी बीआर और बिल्स पेबल की अमाउंट चेंज नहीं हो सकती। वो एक डॉक्यूमेंट है यार, दस्तावेज है, स्टैम्प पेपर लगा, उसमें खाड़ा कोड नहीं चलता, कैंसिल कर नहीं कर सकते। इस केस में एंट्री एकदम सिंपल है। अगर नोटिंग चार्जेस इज पेड
100 और डिसऑनर हुआ हर एक केस में, तो एंट्री देखो। पहला वाला रिटेन था क्या? ये तुम्हें पैसा आया कि ठेंगा आया? ठेंगा। तो तुम क्या कर दोगे? 2 BR। BR तो अभी फालतू हो गया क्योंकि उसकी ड्यू डेट निकल गई, उससे तो पैसा नहीं आ रहा है। यह अमाउंट चेंज हो सकती क्या? नहीं। कैश नहीं आई, सॉरी कैश पे की, तो कैश को डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? कैश पे की तो डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? सो हम क्या करेंगे? टू कैश 100। और किससे पैसा आना था? झंडू से। सो तुम्हें बताऊंगा हमेशा एंट्री कितनी होगी। सुनो ना, झंडू मतलब पर्सनल अकाउंट में नोटिंग चार्जेस ऐड कर सकते हो। किसमें ऐड कर सकते हो? पर्सनल अकाउंट में नोटिंग चार्जेस ऐड कर सकते हो। BR बिल्स पेबल में कभी भी नोटिंग चार्जेस ऐड नहीं कर सकते हो। इस एंट्री का अगर अनुवाद चाहिए हिंदी में तो देखो, झंडू को कहेंगे तेरे से 10,100 रुपए आने हैं, बिल्स रिसीवेबल के 10,000 रुपए, और 100 रुपए किसके आने के? नोटिंग चार्जेस। अगर तुम्हें याद होगा तो झंडू को हमने माल बेचा था 10,000 का, जब बिल्स रिसीवेबल मिला था तो झंडू के अकाउंट को हमने रिवर्स कर दिया था, BR टू झंडू, तो झंडू का अकाउंट नलीफाई हो गया था। बट अगर वो BR सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, पैसा आया ही नहीं, तो हम वापिस क्या बोलेंगे? झंडू तेरे से पैसा आना है, टू BR टू कैश से यस। अच्छा सुनो ना, अगर मान लो एंडोर्सी को दिया है तो नोटिंग चार्जेस कौन भरेगा? क्योंकि मैंने बताया जिसके पास बिल है वो जाके नोट कराता है। तो इस केस में आपकी एंट्री होगी झंडू से पैसा आना है, झंडू 10,100 टू एंडोर्सी। BR नहीं आएगा बेटा, BR अपने पास है ही नहीं। BR किसके पास है? एंडोर्सी। शॉर्टकट क्या सुनो, जिससे पैसा आना है उसको डेबिट, जिसको देना है उसको क्रेडिट। देखो तुमने एंडोर्सी को भी डेबिट किया था ना, ये देखो एंडोर्सी को डेबिट किया था। क्यों? क्योंकि तुमने बोला तुम्हारा पैसा दे दिया, बट अभी एंडोर्सी क्या बोलते आएगा? मेरा पैसा मिला नहीं है। तो अपना रूल क्या है? जिससे पैसा आना है उसको डेबिट, मतलब उससे रिसीव करना है, और जिसको हमने पेएबल था उसको रिवर्स कर दिया था, तो उसको क्या बोलेंगे? तुझे वापिस पेएबल है। अरे भाई हाँ या नहीं? सो रूल क्या बना बेटा जी, जब बिल हमारे पास ना हो तो हम BR शब्द यूज नहीं कर सकते। तब एंट्री क्या होगी? जिससे पैसा आना है उसको डेबिट, जिसको देना है उसको क्या? क्रेडिट। मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या बोलेंगे? झंडू टू एंडोर्सी से यस। तीसरी एंट्री क्या होगी? अगर बिल डिस्काउंट कराया होगा तो एंट्री क्या होगी? झंडू टू बैंक। मैंने बोला पर्सनल अकाउंट में ऐड कर सकते हो, बैंक भी पर्सनल अकाउंट है क्या? तो अपनी एंट्री आएगी झंडू टू बैंक। मैं लिख दूंगा 10,100 10,100। जिससे पैसा आना है उसको डेबिट, जिसको देना है उसको क्रेडिट से यस। और लास्ट वाले केस में जब बिल सेंट फॉर कलेक्शन है तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन इज जस्ट लाइक BR। बिल सेंट फॉर कलेक्शन इज जस्ट लाइक BR। तो उस केस में एंट्री क्या होगी? झंडू 10,100 टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, I'll say 10,000, and to bank I'll say 100। बेटा जी बिल सेंट फॉर कलेक्शन ये सिर्फ हमने हमारे एजेंट को दिया है, काम मैं करने की जगह मेरा एजेंट कर रहा है कलेक्ट करने का, मतलब इट इज एज गुड एज रिटेन्ड ओनली। बट मैं किसको दे रहा हूं? बैंक को। और बैंक को बोल रहा हूं कि तू वसूल कर दे। सो बैंक क्या करता है? बैंक क्या करता है? झंडू को 10,100 रुपए आने हैं, ये हमको पता चल गया क्योंकि हमें 10,100 ही आने हैं। बैंक बोलता है कि 10,000 का बिल ऑनर नहीं हुआ, तो मैंने नोट करा लिया आपके बिहाफ में, उसके 100 रुपए लगे टू बैंक, आपके बैंक खाते से वो पैसा निकाल दिया। से यस और नो? इधर आपने पे किया था, इधर आप पे नहीं कर रहे हो, इधर वो आपके बैंक में से निकाल लेते हैं। से यस। सो एक ट्रिक दूंगा, जब बिल डिसऑनर होता है तो नोटिंग चार्जेस पर्सनल अकाउंट में ऐड होगा, और हमेशा किसको डेबिट करोगे? ड्रॉवी को। ड्रॉवी को हमेशा बिल के अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। से यस। तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, पहले वाले केस में टू BR टू कैश, दूसरे वाले केस में ड्रॉवी टू एंडोर्सी 10,100 तीसरे वाले केस में ड्रॉवी टू बैंक 10,100 चौथे वाले केस में ड्रॉवी 10,100 टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन 10,000 टू बैंक 100। तुम्हें समझ में आ रहा है कि हर केस में हम ड्रॉवी को डेबिट करें? मीनिंग क्या है? तेरे से पैसा आना है, जिससे पैसा आना है उसको डेबिट, जिसको देना है उसको क्रेडिट। से यस। जैसे सेकंड वाले केस में तुमको एंडोर्सी से देना था ना, तो तुमने उसको वापस पेएबल बना दिया। थर्ड वाले केस में बैंक को डिस्काउंट कराया था, तो बैंक को अभी भी देना बाकी रह गया ना, क्योंकि तुमने तो पैसे बैंक से पहले ले लिए थे, तो बैंक को देने पड़ेंगे। तो क्या करोगे? टू बैंक। से यस। हैप्पी? बेटा जी ये लिख कर ले लो पहले, कुछ बच्चों ने नहीं लिखा, ये लिख लो पहले।
इसमें मैंने लिखा डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड 100। Can we go ahead to the next step? मैं ये कर रहा हूं डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस, डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस, नॉट पेड। ऐसा होता है ना कई बार कि अपना दोस्त ये डिसऑनर हो गया, सिग्नेचर गलत हो गई वगैरह वगैरह, तो हम हर बार रिकॉर्ड नहीं करते, हम प्रेम मोहब्बत से बात कर कर खत्म करते चीजों को। सो जब नोटिंग चार्जेस इज नॉट पेड तब ये बहुत इजी हो जाता है, तब एंट्री सेम रहेगी, सिर्फ नोटिंग चार्जेस की एंट्री मत करो। तो देखो जरा, इसकी एंट्री होगी झंडू टू BR, कितना लिखूंगा पिल्ला? 10,000 10,000। इसमें नेक्स्ट में एंट्री क्या होगी? झंडू टू एंडोर्सी, कितना लिख दूं? 10,000 10,000। ये 10,000 लिखा है बेटा, ये पेन चला नहीं तो फिर वापस लिख दिया तो हाँ अब बस। अच्छा अभी इधर क्या लिखेंगे? झंडू टू बैंक, कितना? 10,000 10,000। और नेक्स्ट झंडू टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन 10,000 10,000। हैप्पी? यस। पब्लिक जमा क्या है यहां तक? अब मेरी एक रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनो। सुन रहा है क्या तू? मैंने जब लेक्चर शुरू किया था तब मैंने एक चीज कही थी आपको कि मैं बीच में ब्रेक दूंगा। मैं एक भी बच्चे को बोल रहा हूं आगे नहीं जाना है जब तक ये परफेक्ट ना हो जाए और जब तक आपको इसमें समझ में ना आ जाए। तो जब मैं नेक्स्ट सेशन में बैठूंगा तब आपको पहले मुझे आपकी क्वेरीज बतानी है। अगर क्वेरीज नहीं है तो फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि ये पूरा टॉपिक इस पर बेस्ड है। देखो दो चीजें इस टॉपिक में, एक है कैलकुलेशन पार्ट और एक है एंट्रीज। मैं दोनों चीजों को अलग अलग कर कर डील करता हूं। तो पहले हमारे दो दुश्मन है, एक कैलकुलेशन पार्ट और एक है जर्नल एंट्रीज। जब तक आपकी जर्नल एंट्रीज परफेक्ट नहीं हो जाती मैं कैलकुलेशन के बारे में सोचूंगा भी नहीं। समझ आ रहा है? तो ये चैप्टर पूरा बेस्ड है जर्नल एंट्रीज पर। इधर आपसे इंस्टीट्यूट जर्नल एंट्रीज पर कमांड करने की अपेक्षा रखती है। तो अभी जो आपको ब्रेक मिलेगा, इस ब्रेक में आपको क्या करना है मुझे पता नहीं, तुम ब्रेक लोगे या बोलोगे कल ही मिलेंगे, आई डोंट नो। सो अगर मान लो हम ब्रेक ले रहे तो आपको क्या करना है, सभी लोगों को ये टॉपिक के जितने भी जर्नल एंट्रीज है एक दोबारा अपने आप बिना देखे लिखना है, इसको रिवाइज करना है, उसका मीनिंग समझना है और कहां पर कौन सा वर्ड आ रहा है वो करना है। देखो इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि इसमें कंफ्यूजन है, इसमें ऐसा ही चाहिए कि बस अब आ रहा है तो फिर मैं रैंडमली कोई भी एंट्री पूछूंगा तो आना चाहिए। डू अंडरस्टैंड? रैंडमली मैं ऐसा भी सीक्वेंस में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली पूछूंगा बिल एंडोर्स डिस्काउंट बिल एंडोर्स डिसऑनर्ड, मैं ऐसे पूछूंगा बिल डिस्काउंटेड ऑनर्ड। आई कैन आस्क यू एनीथिंग एंड आई वांट द एंट्रीज फॉर ईच ऑफ देम वेरी केयरफुली। ब्रेक के उस पार भी एंट्रीज ही है, कैलकुलेशन नहीं है। ब्रेक के उस पार ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री है, बट पहले ये एंट्री परफेक्ट किए बिना मैं आगे नहीं जाऊंगा। जो बच्चे पेन ड्राइव में मेरे से पढ़ रहे हैं, वर्चुअल में पढ़ रहे हैं, नलायक को इधर ब्रेक लेना, सॉरी नलायक नहीं बोलना चाहिए था, मेरे अच्छे अच्छे बच्चों पहले ब्रेक लेना, ब्रेक लेकर इसको पूरा पढ़ दो यहां तक, और जो क्वेरीज है वो पहले हम सॉर्ट आउट करेंगे और उसके बाद में ही आगे जाएंगे। ये इस चैप्टर का रूल है। सो यहां पर जैसे हम बिल्डिंग नहीं बनाते क्या, तो पिलर्स बनाने के बाद में पहले स्लैब डालते हैं, स्लैब डालने के बाद में तुरंत ऊपर का स्लैब नहीं डालते, इतनी घाई अच्छी नहीं है, सब लोग एक साथ मरेंगे। स्लैब डालने के बाद में रुकना पड़ता है कुछ दिन ताकि वो मजबूत हो।
तो यहां पर मुझे जर्नल एंट्रीज हर एक बच्चे की जबान से परफेक्ट चाहिए, उसके बाद में ही मैं सोचूंगा आगे जाने का. डोसक्यात घुसलाय काय. सो ऑलराइट, सो लेट्स गो फॉर द ब्रेक एंड देखते हैं आपको कितना समय लगता है, एंड देन लेट्स मीट आफ्टर द ब्रेक. ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय.